यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जहां सभी फोटोग्राफर भी खड़े थे, उन्होंने वंश के पास आकर कहा, हेलो सर, तो आप शूट के लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, जी। उद्धरण चिन्ह। फोटोग्राफर ने कहा, ठीक है सर, तो आपकी पहली लोकेशन यही समुद्र के किनारे होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फोटोग्राफर के कहने पर शूट शुरू किया गया और फोटोग्राफर वंश और जानवी को पोज बताते हुए बोला, सर, आप मैम के सर को पीछे से पकड़ते हुए मैम के फहद पर किस करिए और उस वक्त आप दोनों अपनी आंखें बंद रखिए। परफेक्ट शॉट है। उद्धरण चिन्ह। फोटोग्राफर का पोज सुनते ही दोनों शर्म से लाल हो गए। वंश ने फोटोग्राफर से कहा, आप कोई और पोज बता सकते हैं क्या? ये हमसे नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी दीप ने कहा, ऐसे कैसे नहीं होगा, तुम दोनों की शादी है, शादी में के दूर दूर खड़े करके फोटो खिंचवाएंगे क्या? चुपचाप कर लो दोनों, समझे? देखो पोज तो ऐसे ही होंगे और तुम्हें करने भी पड़ेंगे। भैया आप करवाए, मैं भी देखता हूँ ये दोनों कैसे मना करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब वंश और जानवी पोज करने से मना भी नहीं कर सकते थे। वंश ने जानवी की पहले आंखों में देखा और उसके सर को पीछे से पकड़ते हुए उसके फहद को अपने होठों से लगा लिया और दोनों ने आंख बंद कर तभी फोटोग्राफर ने तुरंत उनकी पिक ले ली। फोटोग्राफर बोला, परफेक्ट फोटो आई है दोनों की, कमाल कर दिया आप दोनों ने, आइए नेक्स्ट पोज करते हैं। उद्धरण चिन्ह। देखते देखते अब शाम हो चुकी थी। जानवी और वंश का भी शूट कंप्लीट हो चुका था। फोटोग्राफर ने जानवी और वंश से कहा, आप दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, सारे फोटोज एकदम कमाल हैं, आज हमें शूट करने में ही बहुत मजा आया। ओके सर, अब हम चलते हैं, बहुत जल्द आपके फोटो आपके पास होंगे। ऐसा कहकर फोटोग्राफर अपना सभी सामान उठाते हुए चले गए और अनिका ने जानवी से कहा, जानवी, वाकई तुम दोनों का शूट ना एकदम शानदार हुआ, मेरी नजर तो तुम दोनों से हट ही नहीं रही थी, है ना दीप? उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, आज तो कमाल का शूट हो गया। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा, अच्छा चलो अब कुछ खाने चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। सभी लोग किसी होटल की तरफ निकल गए। अब शाम के 7 बज चुके थे। होटल में बैठे हुए चारों आपस में बातें कर रहे थे। तभी दीप ने वंश और जानवी से कहा, 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है, पता ही नहीं चला कि 1 महीना कैसे निकल गया। जानवी, परसों से तुम मिसेज सिंघानिया हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने स्माइल करते हुए नीचे नजरें झुका ली। उन सभी का खाना हो चुका था, सभी अपने घर की तरफ निकल चुके थे। दीप और वंश आगे गाड़ी में बैठे हुए थे, अनिका और जानवी पीछे बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत थक चुके थे। जानवी और अनिका तो गाड़ी में ही सो गए थे। दीप और वंश ने अनिका और जानवी को देखते हुए कहा, इन्हें देखो, इनकी मौज है, आराम से दोनों सो रही हैं। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा, वैसे अनिका सोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना? उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, ओहो क्यूट लगती है, अनिका की क्यूटनेस बाद में देखना, पहले आगे गाड़ी चला, हमें अस्पताल मत पहुंचा देना। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश की नजर जानवी पर गई। वंश जानवी को सोता हुआ देखकर देखता ही रह गया। तभी दीप ने कहा, अब तू क्या कर रहा है? मुझे मना कर रहा था और खुद जानवी को देके जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश के मुंह से निकल गया, तो मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। दीप ने कहा, यानी तू जानवी को देख रहा था? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं जानवी को नहीं देख रहा था, मैं तो पीछे शीशे में देख रहा था कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और तू चुपचाप गाड़ी चला, समझा? उद्धरण चिन्ह। वंश ने हड़बड़ाते हुए कहा। वंश की बात पर दीप हंसने लगा। कुछ देर बाद सभी लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते उन लोगों को 10 बज चुके थे। वंश और दीप गाड़ी से उतरे और दीप ने वंश से कहा, इन दोनों को जगाना पड़ेगा, मैं अनिका को जगाता हूँ, तू जाकर जानवी को जगा। उद्धरण चिन्ह। दीप अनिका को जगाने लगा। वंश जानवी को जगाने के लिए गया। जानवी को आवाज देते हुए वंश ने कहा, जानवी उठो, हम घर पहुंच गए। जानवी। जब आवाज देने पर जानवी नहीं जागी तो वंश घबराते हुए जानवी के बाजू पर टच करते हुए उसे जगाने लगा, जानवी उठो, हम पहुंच चुके हैं। जानवी अब उठने लगी। वंश को देखकर जानवी की आंखें एकदम से खुल गई और वंश से बोली, हम पहुंच गए? वंश ने कहा, हाँ हम पहुंच गए, उठो और चलो। ओके। जानवी ने उबासी लेते हुए कहा। जानवी गाड़ी से नीचे उतरी। तभी अनिका ने दीप को गले लगाते हुए दीप से कहा, बेबी प्लीज उठाकर छोड़ाओ ना मुझे। अनिका को देखकर जानवी शर्मा गई और वंश ने दीप को चिढ़ाते हुए अपने गले को ठीक करते हुए बोला, जा छोड़, तेरी बीवी है, इसमें शर्माने क्या बात है? दीप ने अनिका को उठाते हुए बोला, अनिका सामने वंश और जानवी भी खड़े हैं, होश में आओ। अनिका ने जब वंश और जानवी को भी देखा तो उन्हें देखकर वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और शर्म से लाल हो गई। दीप ने जानवी से कहा, जानवी अनिका को ले जाओ अपने साथ, उसको तो नींद आ रही है, ऐसा ना हो कि रास्ते में गिर जाए, जाओ तुम दोनों आराम कर लो जाकर। ओके जीजू। ऐसा कहते हुए जानवी अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। तभी वंश ने दीप को चिढ़ाते हुए कहा, वैसे अनिका है रोमांटिक, ऐसी थी कि तूने से बना दिया, अब तेरी संगति का असर तो आएगा ही ना।
दीप ने कहा, पहले तो थोड़ी शर्मीली थी, अब शादी के बाद थोड़ा खुल गई है। दीप की बात पर वंश और दीप हंसने लगे। तभी वंश ने दीप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल अब बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं अब बहुत थक गया हूँ। दीप ने कहा, हाँ चल, कल वैसे भी तुम्हारी हल्दी मेहंदी भी है, उसमें भी तू काफी थक जाएगा, अभी जाकर सोते हैं, घर वाले भी सो ही गए होंगे, पूरा दिन तो इन्हीं कामों में चला गया आज तो, चल। ऐसा कहकर दोनों अपने रूम में चले गए और जानवी और अनिका भी अब तक सो चुके थे। अगले दिन सुबह आज वंश और जानवी की हल्दी और मेहंदी होने वाली थी। वंश के घरवाले और जानवी के घरवाले तैयारी में लगे हुए थे और जानवी अपने रूम में तैयार हो रही थी। वहां जानवी के साथ अनिका भी थी। सुबह जानवी की हल्दी थी और शाम को जानवी की मेहंदी, इसलिए जानवी अभी हल्दी के लिए तैयार हो रही थी। जानवी ने आज येलो कलर का आउटफिट पहना था, जो एक प्यारा सा क्रॉप टॉप लहंगा था, साथ में येलो और ग्रीन कलर के फूलों के गहने पहने हुए थे और अपने घने बाल खुले किए हुए थे, जिसमें जानवी बहुत ही सुंदर लग रही थी। हल्दी से पहले ही जानवी का रंग निखर कर आ रहा था। अनिका ने जब जानवी को देखा तो बोली, क्या बात है जानवी, आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है, अभी तो तेरी हल्दी हुई नहीं है और तुझ पर तो अभी से निखार आ गया। जानवी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, थैंक यू दी, अब जल्दी से आप भी तैयार हो जाए, फिर कोई ना कोई बुलाने आ जाएगा और फिर आपको जल्दबाजी में तैयार होना होगा, मैं तो वैसे भी तैयार हो चुकी हूँ, अब आप तैयार हो जाइए। वहीं वंश भी अब तक तैयार हो चुका था। वंश ने भी जानवी के मैचिंग का येलो कलर का आउटफिट वेयर किया हुआ था, जिसमें वंश आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता था, पर आज उसका चार्म कुछ अलग ही था। वंश जब तैयार हुआ था तभी दीप उसके रूम में आ गया और वंश को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, इसे कहते हैं प्यार का रंग चढ़ना। वंश ने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा, थैंक यू, अब तू बातें मत बना और जल्दी से तैयार हो जा। दीप ने कहा, हाँ बस मैं जा ही रहा हूँ, मुझे कौन सा घंटों लगने वाले हैं। कहकर दीप वापस रूम से बाहर चला गया। वंश भी अपने रूम से बाहर आया और जब वो सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने देखा नीचे हल्दी की सारी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। घर के सभी जेंट्स हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वंश भी उनके साथ जाकर बैठ गया। तभी वंश के मामा जी ने वंश से कहा, और वंश बेटा कैसे हो। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ मामा जी, आप कब आए। वंश के मामा जी ने कहा, बस कुछ देर पहले ही आया हूँ, मैंने दीदी से पूछा था तुम्हारे बारे में, दीदी ने कहा कि तुम अपने रूम में रेडी हो रहे हो, तो सोचा जब तुम आओगे तब तुमसे मिल लूंगा। तभी वंश के डैड ने कहा, आप सभी लोग रेडी हैं तो हम लोग होटल के लिए निकलते हैं, वंश तुम हमारे साथ ही चल रहे हो ना। तो वंश ने कहा, नहीं डैड, मैं दीप के साथ आ जाऊंगा, आप लोग चलिए। तो वंश के डैड ने कहा, सभी ने अपना लगेज भिजवा दिया है ना। तो वंश की माँ ने कहा, हाँ वो सब मैंने पहले ही सर्वेंट के हाथों सारे लगेज होटल के लिए भिजवा दिए हैं, क्योंकि अगले 2 दिन तो हमें होटल में ही रुकना होगा ना। कुछ देर बाद वंश के डैड उनके मामा जी के साथ होटल के लिए निकल लिए। तभी वंश की मॉम ने वंश से कहा, वंश जल्दी से जानवी को कॉल करो और पूछो उन्हें वहां पहुंचने में कितनी देर है। वंश ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप ही कर लीजिए ना कॉल। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, देख नहीं रहे हो मैं काम में लगी हुई हूँ, चुपचाप से जानवी को कॉल करो और पूछो कि उन्हें कितना टाइम लगेगा, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, 1 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और अभी भी उससे बात करने में शर्माते हो, चुपचाप कॉल करो और बताओ मुझे। ऐसा कहकर वंश की मॉम वहां से चली गई। वंश अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, ये मॉम भी ना हमेशा मुझे ही फंसा देती है और मैं क्यों शर्माने लगा। अब ना चाहते हुए भी वंश को जानवी को कॉल करना पड़ा। दूसरी तरफ से फोन की रिंग जा रही थी। जानवी ने जब अपने फोन पर वंश का कॉल आता देखा तो अनिका से बोली, दीदी वंश का कॉल आ रहा है। अनिका ने जानवी से कहा, तो उठाना, पूछ क्या कह रहा है वो। जानवी ने कहा, हम उठाती हूँ। कॉल उठाकर जानवी ने हेलो बोला तो वंश ने सामने से कहा, हेलो जानवी, वो मॉम पूछ रही थी कि तुम्हें वहां से निकलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब रेडी हैं। जानवी ने वंश से कहा, यहाँ पर भी सभी रेडी हैं, बस आधे घंटे में हम सब निकल ही जाएंगे। ओके ठीक है। ऐसा कहते हुए वंश ने तुरंत कॉल काट दिया। तभी अनिका ने जानवी से पूछा, क्या कह रहा था वंश। वो पूछ रहा था कि हमें यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। जानवी ने अनिका से कहा। तभी बाहर से जानवी की माँ की आवाज आई, जानवी तैयार हो गई क्या, आधे घंटे में हमें निकलना है। जानवी ने आवाज देते हुए कहा, हाँ माँ मैं तैयार हो गई हूँ, बस अनिका दीदी तैयार होने वाली है, हम अभी नीचे आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहकर जानवी की माँ चली गई। वहीं दीप भी अब तैयार होकर नीचे आ चुका था। दीप ने नीचे आकर वंश से कहा, सब हो गए तैयार। वंश ने अपने फोन चलाते हुए दीप से कहा, हाँ कुछ लोग तैयार हो चुके हैं और कुछ लोग जा भी चुके हैं। वंश के ऐसा कहने पर दीप ने वंश से कहा, तो चल हम भी निकलते हैं, जानवी और जानवी के घर वाले भी पहुंचने वाले होंगे, एक बार सबसे पूछ लेते हैं, सब रेडी हैं तो हम भी निकलते हैं। हाँ ठीक है निकलते हैं, मैं मॉम को लेकर आता हूँ, तू तब तक ड्राइवर से बोल कार निकालने के लिए, हम अभी आते हैं, वंश ने खड़े होते हुए कहा। वंश के ऐसा कहने पर दीप बाहर की तरफ चला गया और वंश अपनी माँ को बुलाने के लिए चला गया। वंश अपनी मॉम के पास जाकर बोला, मॉम अगर सब रेडी है तो निकलें। वंश की मॉम ने कहा, हाँ बेटा सब रेडी हैं, कुछ सामान है, तुम सर्वेंट से कहकर गाड़ी में रखवाओ, हम सब अभी आते हैं। ओके मॉम। ऐसा कहते हुए वंश बाहर की तरफ चला गया और बाहर जाकर सर्वेंट से बोला कि कुछ अंदर सामान रखा है, जाकर उसे गाड़ी में रख दो।
अब सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और होटल के लिए निकल चुके थे। होटल में हल्दी की डेकोरेशन काफी अच्छी की हुई थी। अब वंश और वंश के सभी घर वाले होटल में पहुंच चुके थे। इंतजार था तो जानवी और जानवी के घर वालों का। वंश के घर वाले और वंश सभी मिलकर आपस में बातें कर रहे थे और वंश दीप के संग बातें कर रहा था। तभी वंश की मॉम वंश के डैड के पास आकर बोली, सुनिए, एक बार आप कॉल करके पूछिए ना उनको और कितनी देर लगेगी। वंश के डैड ने कहा, मैंने अभी ही कॉल करके पूछा है, वो सब निकल ही चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ आते ही होंगे। अब कुछ देर बाद जानवी और जानवी के घर वाले भी होटल में पहुंच चुके थे। जैसे ही जानवी की एंट्री हुई, सामने से आती हुई जानवी को देखकर वंश जानवी के ख्यालों में खो गया। वंश की नजरें जानवी से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही जानवी आई, वंश के घर वाले जानवी से मिलने के लिए जानवी के पास गए और जानवी को प्यार करते हुए उससे गले मिले और जानवी को वंश के पास लाकर खड़ा कर दिया। अब जानवी और वंश को हल्दी लगाने की रस्म शुरू करी गई। नाच गाना भी स्टार्ट किया गया। जानवी और वंश को सबने एक एक करके हल्दी लगाई। अनिका और दीप ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। अनिका और दीप ने डांस करते हुए जानवी का वंश को भी डांस के लिए उठाया। जानवी शर्माते हुए थोड़ा बहुत डांस करने लगी। वंश भी शर्माते हुए थोड़ा सा डांस करने लगा। सभी घर वाले बहुत खुश थे। देखते ही देखते अब हल्दी का फंक्शन भी हो चुका था। खूब मस्ती के साथ अब हल्दी भी हो चुकी थी। अब वंश और जानवी और उनकी फैमिली अपने अपने रूम में लौटने लगी थी। वंश की मॉम ने जानवी के मॉम से कहा, चलिए भाभी जी, चलते हैं, अब मेहंदी में मिलते हैं। आप सभी मेहंदी के लिए सही टाइम पर पहुंच जाइएगा क्योंकि मेहंदी लगने में इन दोनों को काफी टाइम लगेगा। जानवी की मॉम ने कहा, जी बिल्कुल, हम सभी टाइम पर पहुंचेंगे। ऐसा कहकर अब जानवी और जानवी की फैमिली अपने रूम में चली गई थी। अपने रूम में पहुंचकर जानवी की मॉम ने जानवी से कहा, जाओ बेटा, अब जाकर नहा लो और थोड़ा आराम कर लेना, फिर मेहंदी के लिए भी जाना है और उसमें तुम बहुत थक जाओगी। अनिका, तुम भी चली जाओ जानवी के साथ, तुम भी थोड़ा आराम कर लेना, आज तुम भी बहुत थक गई होगी। अनिका ने कहा, जी आंटी, मैं जानवी को ले जाती हूँ। जानवी की माँ ने जानवी से कहा, और हाँ बेटा, शाम को 6 बजे तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाएगी तुम्हें मेहंदी के लिए तैयार करने, ठीक है? जी माँ। ऐसा कहते हुए जानवी और अनिका अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर अनिका ने जानवी से कहा, आज हल्दी के फंक्शन में ना बहुत मजा आ गया, सब लोगों ने कितना एंजॉय किया और सभी लोग कितना खुश थे, तू भी खुश थी ना? जानवी ने कहा, अगर घर वाले खुश थे तो मैं खुश कैसे न रहती, मेरी खुशी मेरे घर वालों की खुशी में है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने जानवी से कहा, तू सिर्फ घर वालों की वजह से ही खुश थी, तुझे शादी से खुशी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अनिका से नजर चुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है दी, मैं भी खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो मेरी तरफ देखकर बोल कि तू शादी से खुश है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने जानवी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। जानवी ने कहा, आपको क्यों ऐसा लगता है दी कि मैं खुश नहीं हूँ? सच कह रही हूँ, मैं खुश हूँ और आप ये सब छोड़िए, अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैं थोड़ा आराम भी करूंगी, बहुत थक चुकी हूँ और फिर मेहंदी के लिए भी काफी देर जागना पड़ेगा। अनिका ने जानवी से कहा, अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले, फिर थोड़ा आराम कर लेना। अनिका के ऐसा कहने पर जानवी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जानवी बाथरूम में शीशे में दी देखकर अपने हल्दी वाले गालों को छूते हुए सोचने लगी और अपने आप से कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हल्दी उस इंसान के नाम की लगेगी जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। मैं एक ऐसी शादी में बंधूंगी जो केवल एक नाम की शादी होगी। न जाने ये सच कब तक घर वालों से छुपा रहेगा। बस मुझे इसी बात का डर है कि जिस दिन ये सच सभी घर वालों के सामने आया उनको बहुत दुख होगा। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती पर मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरियां हैं। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर वालों को कभी पता ना लग पाए कि हमारी शादी केवल नाम की है। उद्धरण चिन्ह। वही वंश भी नहाकर अपने रूम के बाथरूम से बाहर आया और कपड़े पहनने लगा, तभी रूम के बाहर गेट खटखटाने की आवाज आई। वंश ने कपड़े पहनकर रूम का गेट खोला तो वहां दीप खड़ा था। दीप ने वंश को देखते हुए कहा, नहा लिया तू? उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर दीप रूम के अंदर आ गया। वंश रूम के अंदर जाते हुए बोला, नहा लिया। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा, सुन मेरी बात, मुझे ना एक आइडिया आया है, क्यों ना तू मैं और हमारे दोस्त सभी मिलकर कहीं किसी क्लब में चलें। उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप से कहा, क्लब में? अभी शाम को हल्दी है, कल सुबह संगीत है और फिर रात को शादी, तो क्लब में कब जाएंगे हम? उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, अभी इसी वक्त, जब तक मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होगा हम आ जाएंगे, बता। वंश ने दीप से कहा, पागल हो गया है क्या? घर वालों को पता चला ना तो बहुत जोर की डांट पड़ेगी, और कुछ ज्यादा पी ली ना हमने तो मेहंदी के फंक्शन में क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। अरे तो ज्यादा नहीं पियेंगे ना, थोड़ी पियेंगे, पर डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा। वंश ने कहा, अच्छा तो ये बात हम घर वालों से क्या बोलकर जाएंगे? कोई बहाना है तेरे पास? उद्धरण चिन्ह। दीप ने सोचते हुए कहा, वो तो मैंने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन सोच लेंगे। तू बता, तू रेडी है चलने के लिए? उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप को फेक स्माइल से कहा, एक काम कर, पहले तू सोच ले कि हम क्या बहाना बनाकर जाएंगे, फिर तू मुझसे पूछना कि मैं रेडी हूं या नहीं, और जब तू सोच लेना तो मुझे भी बता देना, समझा? दीप ने सोचते हुए कहा, आइडिया सुन, हम घर वालों से कहेंगे कि तेरी शादी का आउटफिट है ना, वो तुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो उसे ही हम सही करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और जब घर वाले पूछेंगे कि इतनी देर कैसे लग गई तो कह देंगे इसको सही करने में ही काफी देर लग गई, और इसके लिए तो घर वाले में कुछ कहेंगे भी नहीं। कैसा लगा मेरा आइडिया? उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, आइडिया तो बुरा नहीं है, तो चल ठीक है,
चलते हैं फिर। उद्धरण चिन्ह। दीप ने खुश होते कहा, ये हुई ना बात। चल मैं ना सभी दोस्तों को फोन करके बता देता हूँ कि उन्हें कहाँ मिलना है। ठीक है, तू जल्दी से रेडी हो जा, और हाँ अपने साथ अपनी शेरवानी भी ले लेना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ले लूंगा। तू सभी को फोन करके बोल दे। उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप से कहा। दीप फोन करता हुआ रूम से बाहर चला गया और सभी दोस्तों को फोन करके क्लब में आने के लिए कह दिया। रूम में आकर दीप ने वंश से कहा, सुन, मैंने सभी से कह दिया है क्लब में पहुंचने के लिए। अब आधे घंटे में हमें भी निकलना होगा, समझा? मैं बस अभी रेडी होकर आता हूँ। तू अपनी शेरवानी निकाल कर तैयार रखना, फिर हम दोनों साथ में निकलते हैं। ऐसा कहते हुए दीप अपने रूम की तरफ चला गया। वंश अपनी शेरवानी ढूंढते हुए अपने आप से बड़बड़ाने लगा, न जाने कहाँ रखी है ये शेरवानी। यहाँ भी नहीं है, मिल गई। अब बस हम झूठ बोलने में कामयाब हो जाए ना तो हो जाएगा काम। कोई सुनाए या ना सुनाए, लेकिन डैड ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दीप भी अब आ गया और वंश से बोला, मिल गई शेरवानी, चलें। उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप से कहा, हाँ शेरवानी तो मिल गई, चल चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश और दीप अब थोड़ा घबराते हुए और डरते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें अनिका मिल गई और उन्हें कहीं जाते हुए देख दीप से पूछा, दीप तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी शेरवानी लिए? उद्धरण चिन्ह। दीप ने घबराते हुए और झूठ बोलते हुए अनिका से कहा, वो क्या है ना कि वंश की शेरवानी नाव से थोड़ी सी टाइट हो रही थी, तो हम इसे ही सही करवाने जा रहे हैं। अभी कुछ देर में आ जाएंगे, जब तक मेहंदी का फंक्शन होगा उससे पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं, लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी वापस भी तो आना है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए दीप और वंश वहां से भागते हुए निकल गए। कुछ देर चलने के बाद फिर से उन्हें जानवी के बाबा और वंश के डैड और कुछ लोग और भी थे जो एक साथ उन्हें मिल गए, जिन्हें देखकर दीप और वंश और भी ज्यादा घबरा गए। वंश ने दीप से धीरे से कहा, आ गई मुसीबत, ये तो सारे के सारे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जा तू जाकर जवाब दे। दीप ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग दीप और वंश के पास आए तो वंश के डैड उन्हें देखकर बोले, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो अंकल, वो वंश की ना शेरवानी उसे थोड़ी टाइट हो रही थी, तो हम उसे ही सही करवाने जा रहे थे। हम थोड़ी सी देर में आ जाएंगे, जब तक मेहंदी का फंक्शन होगा तब हम आ जाएंगे। दीप ने जल्दी जल्दी में आंसर देते हुए कहा। वंश के डैड ने कहा, अरे थोड़ा आराम से, तुम तो ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे तुमने जवाब रट रखा हो। उद्धरण चिन्ह। वंश और दीप फेक हंसी हंसने लगे और दीप ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, मैं क्यों जवाब रटूंगा, कोई क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना है, वो तो बस हम तभी जा रहे थे, जाएं। उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, हाँ हाँ जाओ, लेकिन इसके लिए तो तुम किसी सर्वेंट को भी भेज सकते थे। चलो कोई बात नहीं, हल्दी फंक्शन शुरू होने से पहले आ जाना, ज्यादा लेट मत करना, समझे? जाओ। ऐसा कहकर वो सभी वहां से चले गए और वंश और दीप ने चैन की सांस ली और दीप ने कहा, शुक्र है जो अंकल जी को शक नहीं हुआ, नहीं तो आज तो हमें अच्छे से डांट पड़ जानी थी। अब चल, इससे पहले कोई और मिले, निकल जाते हैं यहाँ से। वंश ने कहा, हाँ चल। ऐसा कहते हुए दोनों वहां से निकल गए और गाड़ी में बैठकर क्लब की तरफ चल दिए। वंश ने दीप से कहा, तू उन सभी से पूछना पहुंच गए क्या क्लब में, हम भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। दीप ने कॉल करते हुए वंश से कहा, हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ। दीप ने कॉल मिलाते हुए फोन पर कहा, तुम सब पहुंच गए, हम भी से पहुंचने वाले हैं। ओके। दीप ने कॉल रखते हुए वंश से कहा, वो सब पहुंच गए, चल जल्दी गाड़ी भागा। तभी दीप के कॉल पर अनिका का कॉल आ गया, जिसे देखकर दीप डर गया और वंश से बोला, अबे यार, अब ये अनिका क्यों कॉल कर रही है? वंश ने दीप से कहा, उठाना, पूछ क्यों कर रही है, और सुन, ध्यान से बात करियो। दीप ने डरते हुए कॉल उठाया और हेलो कहा। अनिका ने सामने से कहा, दीप तुम जल्दबाजी में कहाँ गए हो, तुमने ढंग से जवाब भी नहीं दिया। दीप ने डरते हुए और घबराते हुए अनिका से बोला, मैंने तुम्हें बोला तो था कि हम वंश की शेरवानी की फिटिंग सही करवाने जा रहे हैं, तुम सच तो कह रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? अनिका ने शक भरी निगाहों से दीप से कहा। दीप अनिका की बात सुनकर और घबरा गया और अनिका से बोला, झूठ क्यों बोलूंगा, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम भी आ जाओ उस टेलर के पास, तुम एड्रेस लो, चलो लिखो एड्रेस। अनिका ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हल्दी के फंक्शन शुरू होने से पहले पहले आ जाना, समझे? रखती हूँ। अनिका ने कॉल रख दिया और दीप ने लंबी सांस लेते हुए वंश से कहा, यार ये बीवियां ना सब कुछ समझ जाती हैं, कितना शक करती हैं, भगवान जाने भगवान ने कैसा दिमाग दिया है बीवियों को। दीप ने वंश से कहा, अब तू जल्दी गाड़ी चला, हमें वहां जल्दी पहुंचना भी है और वापस घर भी पहुंचना है, नहीं तो किसी को पता चले ना चले, लेकिन अनिका को जरूर पता चल जाएगा। वंश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, चला तो रहा हूँ, क्या बुरा दूं गाड़ी? वंश ने गाड़ी की स्पीड तेज करी और कुछ ही देर में क्लब पर पहुंच गए, जहां पर उनके सभी दोस्त खड़े थे। दीप और वंश ने सभी से हाथ मिलाकर हेलो कहा। सबसे गले मिलते हुए वंश ने कहा, थैंक्स यार तुम सबका यहाँ आने के लिए। उनमें से किसी एक दोस्त ने वंश से कहा, ऐसे कैसे ना आते, हमारे दोस्त की शादी है और शादी से पहले कुछ मजे करना तो बनता है, क्यों? तभी दीप ने कहा, अब चले अंदर, यहीं खड़े खड़े बातें करनी सारी, चलो। ऐसा कहकर सभी लोग क्लब के अंदर चले गए, जहां पर तेज म्यूजिक में गाना बज रहा था। सभी लड़के पर लड़कियां अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए डांस कर रहे थे। दीप और उसके दोस्त चारों तरफ देखते हुए खुश हो रहे थे। दीप ने कहा, क्या बात है यार, यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है, आज तो वाकई में बहुत मजा आने वाला है, क्यों वंश?
वंश ने मजाक करते हुए कहा, इन हरियाली से अपनी निगाहें हटा ले, अगर अनिका भाभी को पता चला ना तो तेरी आंखें किसी भी हरियाली को देखने लायक नहीं बचेगी। वंश की इस बात पर सभी दोस्त हंसने लगे। तभी दीप ने कहा, अब चलो यार, एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। वंश, दीप और उनके दोस्त अब क्लब के अंदर चले गए और डांस करने लगे। थोड़ा डांस करने के बाद वंश के दोस्त वंश को खींचकर काउंटर पर ले गए और वहां से वाइन लेकर अपने हाथों से वंश को पिलाने लगे। तभी वंश ने कहा, अरे मैं ज्यादा नहीं पी सकता, अगर नशा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दीप ने कहा, तू ज्यादा मत ले, थोड़ी बहुत ले ही सकता है ना आज, ये समझ तेरी स्पेशल पार्टी है और इसको फुली एंजॉय कर, समझा। वंश, दीप और उनके दोस्त अब खूब एंजॉय कर रहे थे। डांस करते करते वाइन का ग्लास अपने हाथ में लिए हुए पी रहे थे और डांस कर रहे थे और वंश के दोस्त जबरदस्ती उसे एक के बाद एक शॉट पिलाए जा रहे थे। वंश के कई बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसके दोस्तों ने उसे ज्यादा पिला दी थी। तभी डांस करते करते दीप ने अपनी घड़ी में देखा, शाम के 6 बज चुके थे। घड़ी देखते ही दीप ने अपने आप से बड़बड़ाया, ओ तेरी, 6 बजे बज गए, मुझे वंश को लेकर निकलना होगा, कुछ ही देर में मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, लेट हुए तो घर वाले बहुत हल्ला करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश को इधर उधर देखते हुए ढूंढा। वंश वाइन के काउंटर पर बैठा हुआ एक के बाद एक वाइन पिए जा रहा था, जिसे देखकर दीप वंश के पास गया। उसे रोकते हुए बोला, अबे ये क्या कर रहा है, कितनी पिएगा, घर पर मेहंदी का फंक्शन है, कम पी और चल घर, 6 बज चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब तक वंश फुल नशे में जा चुका था, वंश को नशे में देखकर दीप टेंशन में आ गया और अपने आप से बोला, ओ माय गॉड, इसकी तो ज्यादा ही हो गई, ये तो फुल टू नशे में चला गया, अब इसे इस हालत में वापस कैसे लेकर जाऊंगा, किसी घर वाले ने इसको इस हालत में देख लिया तो वो तो हम दोनों की वोट लगा देंगे, मेरी ही गलती है, मुझे इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, अब क्या करूं। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश और दीप के दोस्त भी वहां आ गए और दीप से बोले, क्या हुआ यार, चलो यार डांस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, अरे यार क्या डांस करते हैं, इसको देखो कैसे नशे में नाच रहा है, अब इसको इस हालत में वापस कैसे लेकर जाऊं, आज मेहंदी का फंक्शन भी है, ऐसी हालत में कैसे मेहंदी का फंक्शन अटेंड करेगा, अब तो मैं गया। उद्धरण चिन्ह। दीप के किसी दोस्त ने कहा, हाँ यार इसकी तो ज्यादा ही हो गई है, अब क्या करें, एक काम करते हैं, इसे पहले किसी होटल के रूम में लेकर चलते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि इसका नशा उतरवा सकें, चल चल इसे लेकर चल। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश को उठाते हुए कहा, हाँ चलो। ऐसा कहकर दीप और उसके दोस्त वंश को किसी होटल में ले गए और होटल के काउंटर पर जाकर वंश के दोस्त ने रिसेप्शनिस्ट से एक रूम मांगा। रूम की चाबी लेकर वंश को जैसे तैसे वह लोग रूम में ले गए और रूम में जाकर वंश को बेड पर लेटा दिया। वंश कब से अपने मुंह से सिर्फ गाने गाए जा रहा था, नशे में चूर वंश ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था, जिसे देखकर दीप टेंशन में अपने दोस्तों से बोला, अब क्या करें यार, इसका नशा कैसे उतारे, 6:30 बज चुके हैं, अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे ना सबके फोन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से किसी दोस्त ने दीप से कहा, एक काम करते हैं, इसको नींबू पानी पिलाते हैं, हो सकता नींबू पानी से इसका नशा उतर जाए, क्यों। उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, तू एक काम कर, तू नीचे जा और जाकर कहीं से भी नींबू लेकर आ, और हाँ काला नमक भी लेकर आना, जल्दी जा, भाग के जा। उद्धरण चिन्ह। दीप और वंश का दोस्त भागते हुए नीचे गया। दीप ने अपने बाकी बचे दोस्तों से कहा, एक काम करते हैं, इसको वॉशरूम में लेकर जाते हैं और उसे उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उल्टी हो गई तो नशा उतर जाए, चलो चलो इसको उठाओ। सभी ने मिलकर वंश को उठाया और बाथरूम में ले गए और दीप वंश को उल्टी करने के लिए बोला, पर वंश इतने नशे में था कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी दीप ने गुस्से से वंश से कहा, अरे उल्टी कर ले। जानवी और जानवी के घर वाले वहां पहुंच भी चुके होंगे, कुछ समझ वंश। उद्धरण चिन्ह। जानवी का नाम सुनकर वंश प्यार से बोला, जानवी, यार दीप, जानवी है तो काफी खूबसूरत है ना, बस थोड़ी सी लड़ाकू है पर मुझे बहुत पसंद है, कितनी प्यारी है ना वो। दीप ने सभी दोस्तों से कहा, इसे देखो, वैसे तो जानवी के साथ लड़ता रहता है और आज नशे में कैसे जानवी की तारीफ कर रहा है, वैसे नशे में है ना, सच बात ही निकलती है जबान से। अब ये सब छोड़ो, ये तो उल्टी ही नहीं कर रहा, अब क्या करें इसका। उद्धरण चिन्ह। सभी दोस्त मिलकर वंश को बाहर ले आते हैं और बेड पर लेटा देते हैं। तभी दीप और वंश का दोस्त नींबू और नमक लेकर आ जाता है। वंश का दोस्त फटाफट नींबू पानी बनाता है और दीप अपने दोस्त से बोला, एक काम कर, इसमें नमक ज्यादा कर दे, हो सकता है नमक ज्यादा से उसको उल्टी आ जाए, इसमें और नमक डाल। उद्धरण चिन्ह। नींबू पानी में ज्यादा सा नमक डालकर दीप वंश को पिलाने लगा। दीप वंश का मुंह पकड़कर और जबरदस्ती खोलकर वंश के मुंह में नींबू पानी डाल देता है। नींबू पानी पीने के बाद वो बकाई करने लगता है। तभी दीप के फोन की रिंग बजने लगी, जिस पर अनिका का कॉल आ रहा था। दीप ने अपने दोस्तों से कहा, तुम ऐसा करो, इसे वॉशरूम में लेकर जाओ और उसे उल्टी कराने की कोशिश करो, अनिका का कॉल आ रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीप के दोस्त वंश को वॉशरूम में लेकर गए और दीप अनिका कॉल उठाते हुए रूम से बाहर जाकर अनिका से बोला, हाँ अनिका बोलो। अनिका ने दीप से कहा, दीप कहाँ हो तुम, हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, सभी घर वाले तुम्हारे और वंश के बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं, अभी तक वंश की शेरवानी की फिटिंग नहीं हुई क्या, और कितनी देर लगेगी तुम दोनों को आने में। दीप ने अनिका से झूठ बोलते हुए और घबराते हुए अनिका से बोला, वो बस हम निकलने ही वाले हैं, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था ना, इस वजह से आने में लेट हो रहा है, तुम तब तक घर वालों को संभालो, हम बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे।
ऐसा कहकर दीप ने कॉल काट दिया और भागते हुए वंश के पास चला गया और जाकर अपने दोस्तों से बोला उसने वॉमिटिंग की। दीप से दोस्त ने कहा नहीं यार, अभी तक तो नहीं। दीप ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपने माथे को अपनी उंगलियों से रगड़ते हुए बोला अब क्या करें, ये आइडिया भी काम नहीं कर रहा। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म स्टार्ट होने वाली है। यार सारी गलती ना मेरी ही है, ना जाने मैं क्यों लेकर आया उसको और तुम लोगों ने भी इसको ज्यादा पिला दी। मैंने तुम्हें बोला भी था कि उसको मत ज्यादा पिलाना, अब क्या करें। तभी दीप के दिमाग में एक और आइडिया आता है और दीप बोला आइडिया। सभी दोस्तों ने एक साथ कहा क्या। वहीं जानवी और वंश के घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी। तभी वंश के डैड वंश की मॉम के पास आकर बोले दिव्या जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया और कितना टाइम लगेगा उसे। कुछ ही देर में हम सबको मेहंदी की रस्म के लिए जाना है, उसको फोन कीजिए और पूछिए। वंश की मॉम ने कहा जी मैं अभी उसको कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है। बस आपके बेटे की ना इस लापरवाही की वजह से वो हमेशा मेरे मुंह से सुनता है। जानवी और जानवी की फैमिली वहां पहुंचती ही होगी, क्या जवाब देंगे हम उन्हें। अभी तो मेहंदी के लिए रेडी भी नहीं हुआ, आपका बेटा बहुत ही लापरवाह है। वंश के डैड ने गुस्से से कहा। वंश की मॉम ने वंश के डैड को शांत करते हुए कहा आप प्लीज शांत हो जाए, मैं दीप को कॉल करती हूँ, जल्दी कीजिए और मुझे बताइए। ऐसा कहकर वंश के डैड वहां से चले गए। वंश की मॉम ने दीप को कॉल किया पर अब दीप भी कॉल नहीं उठा रहा था। वंश की मॉम ने अनिका को कॉल करके पूछा अनिका तुम्हारी कोई दीप से बात हुई क्या। वंश और दीप दोनों में से कोई कॉल नहीं उठा रहा। हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और वंश अभी तक नहीं आया। उसके डैड भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तारांकन। अनिका ने वंश की मॉम से कहा जी आंटी, मेरी अभी बात हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, बस अभी आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो अभी आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू। ऐसा कहकर दोनों ने फोन रख दिया। वहीं दीप वंश को शौव के नीचे खड़ा करके शौव को चालू कर दिया। वंश नशे में यही कहे जा रहा था अरे क्यों बिगा रहे हो मुझे जाने दो, मेरी मेहंदी का फंक्शन है, जानवी मेरा वेट कर रही होगी, मेरी जानवी मेरा इंतजार कर रही होगी, छोड़ो मुझे। दीप ने वंश से कहा ऐसी हालत में जानवी के पास जाएगा ना तो सभी घर वाले पीट डालेंगे तुझे, चुपचाप खड़ा रह, समझा। कुछ देर बीतने के बाद वंश का नशा अब धीरे धीरे उतर रहा था। वंश होश में आ गया था। सभी को देखकर वंश डरते हुए बोला अरे तुम लोग मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो, मैं कोई बच्चा हूँ क्या, एक साथ मिलकर मुझे नहला रहे हो। दीप ने वंश को होश में आता हुआ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा थैंक यू भगवान जी, जो ये लड़का नशे से बाहर तो आया। दीप ने वंश से कहा हम तेरे को नहला नहीं रहे थे, तेरा नशा उतार रहे थे, तू जानता है तू कितने नशे में था। वंश ने शॉक होते हुए कहा क्या मैं नशे में था, मैंने तुझे कहा था ना कि ज्यादा हो जाएगी। और मेहंदी के फंक्शन का क्या हुआ, कुछ ही देर में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, जल्दी कर, जल्दी से घर के लिए निकलना है। सभी का बार बार कॉल आया जा रहा है। वंश वॉशरूम से भागता हुआ बाहर आया और बोला चलो यार जल्दी चलो, डैड तो आज मेरी क्लास लगा देंगे, पर एक मिनट, मैं इन गीले कपड़ों में कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई और कपड़े भी नहीं है। दीप ने अपना सिर पीटते हुए कहा अबे यार, लो एक और नई मुसीबत, अब क्या करें, उद्धरण चिन्ह। दीप और वंश और उनके दोस्त सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी दीप और वंश ने अपने किसी एक दोस्त को देखते हुए स्माइल किया। उस दोस्त ने घबराते हुए उनको देखा और बोला क्या मैं अपने कपड़े नहीं दूंगा, मैं क्या बिना कपड़ों के घर जाऊंगा क्या, उद्धरण चिन्ह। वंश ने उससे कहा नहीं, तू मेरे कपड़े पहने लेना ना, चल अब जल्दी से अपने कपड़े उतार और मुझे दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वंश के दोस्त ने कहा अबे यार तुम हमेशा मेरे संग ऐसा क्यों करते हो। दीप ने कहा अब चल, ज्यादा नखरे मत कर, जल्दी दे, बहुत लेट हो रहा है। वंश ने अपने दोस्त के कपड़े पहने और उसके दोस्त ने वंश के गीले कपड़े पहनकर उसका दोस्त बोला यार मैं ऐसे गीले कपड़ों में घर कैसे जाऊंगा। वंश ने जल्दबाजी करते हुए कहा अब वो तू देख ले। और दीप से कहा चल दीप निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। ऐसा कहते हुए दीप, वंश और उसके दोस्त होटल से निकल गए। दीप और वंश गाड़ी में बैठकर तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपने होटल की तरफ चल दिए जहां पर वो और जानवी के घर वाले ठहरे थे। तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वंश ने कहा मैंने तुझे कहा भी था कि नहीं जाते, एक तू है जिसने नहीं माना, तुम सभी ने जबरदस्ती से ज्यादा पिला दी। दीप ने वंश से कहा हाँ यार तू सही कह रहा है, गलती मेरी है जो मैंने यहाँ आने के लिए कहा। अब न जाने घर पर जाकर कितने सवालों का सामना करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो सब यही पूछेंगे कि तेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वहां जाने क्या ही होगा। वंश ने दीप से कहा। अब वंश और दीप होटल पहुंच चुके थे। गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर जाने ही लगे थे। तभी दीप ने वंश को रोकते हुए कहा रुक, शेरवानी नहीं लेगा क्या। अरे हाँ यार, वंश ने ऐसा कहते हुए गाड़ी में से शेरवानी निकाली और वंश और दीप भागते हुए होटल के अंदर गए जहां पर सबसे पहले वंश और दीप को वंश के डैड मिल गए। अपने डैड को देखते ही वंश वहीं रुक गया और दीप से बोला ओ तेरी, डैड तो यहीं आ रहे हैं। वंश के डैड वंश और दीप के पास आए और उन्हें डांटते हुए बोले तुम दोनों कहाँ रह गए थे, एक शेरवानी की फिटिंग करवाने में इतना टाइम लगता है क्या, कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे में। हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए हो। वंश ने अपने डैड से कहा वो डैड, रास्ते में ट्रैफिक में बहुत था, इस वजह से हम लेट हो गए थे। अब जाओ और जाकर तैयार हो और 5 मिनट में होटल की टेरेस पर पहुंचना, वहीं हल्दी का फंक्शन रखा है। जानवी और जानवी के घर वाले वहां पहुंच भी चुके हैं, जाओ यहाँ से। जैसे ही दीप और वंश जाने लगे, वंश के डैड ने उन्हें रोकते हुए कहा वंश रुको।
वंश के डैड के रोकने पर वंश और दीप डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे और पीछे मुड़ के अपने डैड से वंश बोला, जी डैड बोलिए। तुम जब गए थे तुमने ये कपड़े तो नहीं पहने हुए थे, कपड़े कैसे चेंज हुए तुम्हारे? वंश के डैड ने वंश से पूछा। अपने डैड का क्वेश्चन सुनते ही वंश घबरा गया और दीप को देखने लगा। तभी दीप बात संभालते हुए बोला, वो अंकल वो क्या हुआ ना, वंश के कपड़े गंदे हो गए थे तो इसी वजह से वंश ने वहीं से कपड़े खरीदे और चेंज किया। वंश के डैड ने कहा, गंदे हो गए थे, कैसे गंदे हुए थे? दीप ने वंश के डैड से कहा, वो अंकल हम किसी रेस्टोरेंट में रुके थे तो कॉफी का कप वंश के कपड़ों पर गिर गया, इसी वजह से कपड़े गंदे हो गए तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ और जल्दी से वंश जाकर तैयार हो तुम और जल्दी से होटल के टेरेस पर पहुंचो, समझे? वंश की डैड ने वंश से कहा, जी डैड। ऐसा कहते हुए वंश और दीप दोनों वहां से निकल गए। वंश अपने रूम में जाकर मेहंदी के आउटफिट पहनकर रेडी होता है और शीशे में खुद को देखते हुए बोला, हम लग तो अच्छा रहा हूँ, अब दीप आ जाए तो हम दोनों जल्दी से फंक्शन के लिए टेरेस पर निकले वरना डैड और डांटेंगे। दीप किधर है? ऐसा कहते हुए वंश ने दीप को कॉल किया और दीप से बोला, कहाँ है तू, जल्दी आ, और कितनी देर करवाएगा यार? दीप ने वंश से कहा, हाँ बस निकल ही रहा हूँ, तू रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ, जल्दी आ। ऐसा कहकर वंश ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में दीप आ गया और दीप और वंश दोनों टेरेस की तरफ निकल गए। जहां सभी दीप और वंश का वेट कर रहे थे, उनके जाते वंश की मां वंश के पास आई और बोली, बेटा तू किधर रह गया था, तू बाहर गया ही क्यों? तू किसी सर्वेंट को भी तो भेज सकता था ना, तुझे पता है कब से यहाँ सब तेरा वेट कर रहे हैं। वंश ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मुझे मेरी शेरवानी की फिटिंग करवानी थी इसलिए मैं ही गया था, कोई और काम होता तो मैं सर्वेंट को भेज सकता था ना। तभी वहां वंश की दादी भी आ गई और वंश को डांटते हुए बोली, सीधा शादी में ही आ आना, क्यों आया अभी? चिंता फिक्र है तुझे कि तेरा पीछे कोई वेट कर रहा होगा। दादी अब आ गया हूं ना तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? हो गई गलती मानता हूं, अब चलें? वंश ने अपनी दादी से कहा। दादी ने कहा, चलो और जाकर जानवी के बगल में बैठ जाओ। दादी के ऐसा कहने पर वंश जाकर जानवी के बगल में बैठ गया और अब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। सभी लेडीज मेहंदी लगाने बैठ चुकी थी, जानवी और वंश को भी मेहंदी लग रही थी। तभी दीप वंश के पास आया और धीरे से वंश से बोला, यार आज तो बाल बच गए, अगर तेरा नशा न उतरता तो आज यहाँ पर हंगामा हो रहा होता। वंश ने दीप से कहा, कह तो तू सही रहा है, और थोड़ा धीरे बोल, बगल में जानवी बैठी है, सब सुन लेगी। हाँ ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए दीप वहां से उठकर चला गया। तभी अनिका जानवी के पास आई और जानवी की मेहंदी देखकर बोली, कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है तुझे, बहुत ही प्यारी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अनिका मेहंदी लगाने वाले से बोली, भैया वंश का नाम ऐसे छुपाना ना कि वंश कितनी भी कोशिश कर ले पर अपना नाम ढूंढ ना पाए। क्यों वंश? उद्धरण चिन्ह। वंश ने स्माइल करते हुए कहा, हम। उद्धरण चिन्ह। अब मेहंदी लगाते लगाते रात के 11 बजे बज चुके थे। वंश की मेहंदी तो लग चुकी थी और जानवी की मेहंदी थोड़ी सी अभी बाकी थी। अनिका जानवी के पास खाने की प्लेट लेकर आई और जानवी से बोली, चल खाना खा ले, रात के 11 बजे बज चुके हैं, तुझे भी बहुत भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हो अनिका ने जानवी को खाना खिलाना शुरू करा। कुछ ही देर में जानवी की मेहंदी पूरी हो चुकी थी। अब सभी अपने अपने रूम की तरफ लौट रहे थे। वंश की मॉम ने जानवी से कहा, बेटा जाओ, जाकर आराम करो। उद्धरण चिन्ह। जी। ऐसा कहते हुए अनिका और जानवी अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर अनिका ने जानवी से कहा, चल मैं तेरे कपड़े चेंज करने में तेरी मदद कर देती हूँ, उसके बाद तू आराम से सो जाना। जानवी ने अनिका से कहा, कोई बात नहीं दी, मैं कर लूंगी, वैसे भी मेरी मेहंदी अब सूख चुकी है, आप भी चेंज करके आराम कर लीजिए। और जानवी और अनिका अपने कपड़े चेंज करके सो चुकी थी। वहीं वंश अपनी रूम की खिड़की पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। पीछे से दीप आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह। वंश ने बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से पूछा, तुझसे एक बात पूछनी थी। उद्धरण चिन्ह। क्या? वंश ने दीप को देखते हुए कहा, जब तू नशे में था ना तब तूने जानवी के बारे में पता क्या कहा था? दीप ने वंश से कहा। दीप के ऐसा कहने पर वंश थोड़ा घबरा गया और नर्वस होते हुए दीप से आंखें चुराते हुए बोला, क्या बोला था मैंने? उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, यही कि जानवी कितनी प्यारी है ना, बस वो लड़ाकू है पर मुझे बहुत पसंद है, ये सब कहा था तूने। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी मत बोल, मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है, मुझे परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है, मैं क्यों ऐसा बोलूंगा? उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप की बात को टालते हुए कहा। दीप ने कहा, मत मान, पर सच तो यही है, अब तेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, चल सो जा, मैं भी जाकर सोता हूँ, आज बहुत थक गया, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर दीप अपने रूम की तरफ चला गया। दीप की बातें सुनकर वंश सोचते हुए अपने आप से कहने लगा, क्या दीप सही कह रहा था? मैंने सच में ऐसा कहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह। आज सुबह जानवी और वंश का संगीत होने वाला था और रात को शादी और संगीत एक ही दिन रखा गया था। दोनों ही परिवारों में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। जानवी अपने रूम में तैयार हो रही थी। जानवी ने आज बहुत ही सुंदर गाउन पहना हुआ था जिसमें जानवी बहुत ही प्यारी लग रही थी। जानवी की खूबसूरती आज कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। सभी लोग तैयार हो रहे थे। दोपहर के 12 बजे से संगीत स्टार्ट होना था। होटल के एक सुंदर से हॉल में संगीत का फंक्शन रखा गया था जहां पर एक सुंदर सी डेकोरेशन की हुई थी। वहीं वंश भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका था।
वंश ने आज 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वंश काफी हैंडसम लग रहा था। घर के सारे जेंट्स हॉल एरिया में बैठे हुए थे क्योंकि वो सब तैयार हो चुके थे। वहां बैठे हुए सभी जेंट्स आपस में बातें कर रहे थे तभी वंश के डैड के पास एक कॉल आया जिसे उठाकर उन्होंने हेलो कहा और एकदम से खड़े होकर चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, क्या? मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, तब तक तुम सब संभालो और हाँ ध्यान रखना कोई भी ऑफिस में ना हो, सबको बाहर निकालो तुरंत। सभी लोग घबराते हुए वंश के डैड को देखने लगे। सभी उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। वंश के डैड ने अपना फोन काटते हुए सभी से कहा कि हमारी कंपनी में आग लग गई है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बात अब सभी लोगों में फैल गई। दीप भागता हुआ वंश के रूम में गया और वंश को सारी बात बताई। वंश घबराते हुए दीप से बोला, क्या? कैसे? डैड कहाँ हैं? मैं अभी वहां जाता हूँ। वंश भागते हुए अपने डैड के पास गया और अपने डैड से बोला, डैड कंपनी में आग कैसे लगी? चलिए हम तुरंत जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, हाँ बेटा चलो जल्दी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वंश, दीप और वंश के डैड तुरंत ऑफिस की तरफ निकल गए। अब सभी लोग हॉल एरिया में इकट्ठे हो चुके थे। वंश की मॉम ने वंश की दादी से कहा, माँ न जाने मुसीबत कहाँ से आ गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बस सब ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। वंश की दादी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान सब सही करेगा, तू टेंशन मत ले। उद्धरण चिन्ह। अनिका जानवी के रूम में गई और जानवी को सारी बात बताई। जानवी भी ये सब सुनकर घबरा गई थी। अनिका ने उसे शांत करते हुए कहा, तू चिंता मत कर, वो सब संभालेंगे। जानवी ने अनिका से कहा, दीदी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर, तू जल्दी से रेडी हो, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर अनिका वहां से चली गई। जानवी अपने आप से बोली, गंगा मैया करे सब ठीक हो, प्लीज गंगा मैया सब संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। वहीं जब तक वंश, दीप और वंश के डैड ऑफिस पहुंचे, उससे पहले ही आग को कंट्रोल कर लिया गया था। ऑफिस के सभी लोग ऑफिस से बाहर खड़े हुए थे। उन तीनों के वहां पहुंचते ही वंश के डैड ने ऑफिस के मैनेजर से कहा, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने वंश के डैड से कहा, जी सर सब लोग ठीक हैं और आग को भी कंट्रोल कर लिया गया है और अब आग बुझ रही है, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश ने कहा, पर ये आग लगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। वो तो अभी तक पता नहीं चला है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आग लगी कहां से। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने वंश से कहा। वंश के डैड ने मैनेजर से कहा, एक काम करो, सभी को वापस घर भेज दो और ये जो भी नुकसान हुआ है इसे आज ही सही करवा दो और तुम सब देख लेना क्योंकि हम में से तो कोई भी नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने कहा, जी सर मैं सब संभाल लूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तीनों घर जाए, अपना फंक्शन एंजॉय कीजिए, वैसे भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मैं सब ठीक करवा दूंगा और मैं सभी को घर जाने के लिए कह देता हूँ। ऐसा कहकर मैनेजर वहां से चला गया। दीप ने वंश और वंश के डैड से कहा, अंकल वंश आप दोनों घर चले जाए, मैं सब कुछ संभाल के कुछ ही देर में घर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप से कहा, मैनेजर सब संभाल लेगा, तुम भी चलो हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। प्लीज समझने की कोशिश कर, मुझे सब कुछ चेक करना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स कोई नुकसान ना हुआ हो, तुम चलो मैं बस अभी आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा। तभी वंश के डैड ने कहा, वंश दीप सही कह रहा है, सब कुछ चेक करना होगा, मैं या तुम हम में से तो कोई यहाँ रुक नहीं सकता, वैसे भी फंक्शन स्टार्ट होने में टाइम है, तब तक तो दीप आ जाएगा, है ना दीप? उद्धरण चिन्ह। जी अंकल आप दोनों जाए। दीप के ऐसा कहने पर वंश और वंश के डैड होटल की तरफ निकल गए। जैसे ही वंश और वंश के डैड होटल पर पहुंचे, वंश की मॉम उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, सब ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? और किसी को भी कुछ चोट वगैरह तो नहीं आई ना? उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहां जाते तक आग को कंट्रोल कर लिया गया था और अब सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। शुक्र है भगवान का, मैं तो बहुत ही डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। वंश की मॉम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी वहां वंश की दादी भी आ गई और वंश के डैड से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? आग कैसे लगी थी, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, वो तो पता नहीं चला माँ, पर अब डर की कोई बात नहीं, आप सब तैयारी कीजिए। आप सभी लोग फिर से तैयारी में लग चुके थे। अनिका जब जानवी की रूम में गई तो जानवी ने अनिका को देखते ही खड़े होकर अनिका से पूछा, दीदी वहां से कोई खबर आई क्या, सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने कहा, हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, वंश और अंकल जी तो आ भी गए हैं, अब तू अपनी फंक्शन पर ध्यान दे। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू गंगा मैया, आपने सब ठीक कर दिया, पता है दी मैं तो बहुत डर गई थी, खैर अब सब ठीक है तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चल तू रेडी हो जा, मैं दीप को कॉल करके पूछती हूँ कि उसको आने में कितनी देर है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने जानवी से कहा और ऐसा कहकर रूम से बाहर चली गई। अब जानवी की फैमिली वंश की फैमिली फंक्शन वाले हॉल में इकट्ठी हो चुकी थी। वंश भी वहीं मौजूद था। अब कुछ ही देर में जानवी की एंट्री होने वाली। वंश स्टेज पर बैठा हुआ था, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक अच्छा सा सॉन्ग बजता है और जानवी की एंट्री होती है। वंश जानवी को ही देख रहा था, तभी दीप उसके पास आकर उसके कान में बोला, ले आ गई तेरी जान, जिसे तू पसंद करता है। दीप ने वंश को चिढ़ाते हुए कहा। जानवी स्टेज के पास आए तो दीप ने वंश से कहा, जा जानवी को लेकर आ।
वंश थोड़ा शर्माता हुआ जानवी के पास गया और जानवी को अपना हाथ देते हुए स्टेज के ऊपर लेने लगा। वंश का हाथ देखकर जानवी भी थोड़ी नर्वस हो रही थी। नर्वस होती हुई जानवी ने अपना हाथ वंश के हाथ में दिया और स्टेज के ऊपर आई और दोनों स्टेज पर बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद रिंग्स मंगवाई गई। सबसे पहले जानवी ने वंश को रिंग पहनाई। जब वंश ने जानवी को रिंग बनाने के लिए रिंग उठाई तो वंश के दोस्तों ने और दीप ने वंश से कहा, ऐसे नहीं, बैठकर पहना, चल घुटनों के बल बैठ और जानवी को रिंग पहना। वंश ने दीप के कान में कहा, इन सब की जरूरत है, ऐसे खड़े होके भी तो पहना सकता हूँ मैं, क्यों हर बार फंसवा देता है मुझे। दीप ने वंश से कहा, नहीं बेटा, रिंग तो तुझे घुटनों के बल बैठकर ही पहनानी पड़ेगी, चल बैठ। सबके इतना कहने पर वंश घुटनों के बल बैठा और जानवी का हाथ पकड़ते हुए जानवी को रिंग पहनाई। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब वंश और जानवी ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। अब जानवी और वंश के लिए सोफा नीचे लगाया गया और स्टेज पर सभी परफॉर्मेंस शुरू हुई। एक के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस हो रही थी। जानवी के बाबा और माँ की, वंश के मॉम डैड की, दोनों दादियों की, वंश की बहन सिमी की, अनिका और दीप की, दीप के मॉम डैड की। सबकी परफॉर्मेंस होने के बाद अब बारी थी जानवी और वंश की, जिन्हें परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। दोनों ही परफॉर्मेंस से पहले बहुत नर्वस थे। उन दोनों के लिए सुंदर सा रोमांटिक सॉन्ग बजाया गया। वंश और जानवी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। एक दूसरे की आंखों में वो ऐसे खो गए मानो वो और लोगों को भूल ही गए थे। उन दोनों को सब लोगों का तब ध्यान आया जब लोगों की तालियों ने उन दोनों को एक दूसरे के ख्यालों से बाहर निकाला। वंश और जानवी की परफॉर्मेंस के बाद सभी लोगों ने खड़े होकर जोर से खुश होते हुए तालियां बजाईं। जानवी की दादी ने वंश की दादी से कहा, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। भगवान इन दोनों की जोड़ी को हमेशा ऐसी सलामत रखे और इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। सही कह रही है इमली, इन दोनों की जोड़ी को भगवान किसी की नजर न लगने दें। वंश की दादी ने जानवी की दादी से कहा। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। वंश और जानवी सभी लोगों से मिल रहे थे। तभी वहां भाटिया की एंट्री होती है। भाटिया को वहां देखकर सभी लोग शॉक थे। जानवी ने जब भाटिया को देखा तो वो डरी हुई नजरों से भाटिया को देखने लगी और वहीं वंश अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए भाटिया को गुस्से से घूर रहा था। वहां सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि भाटिया यहाँ क्या करने आया है। वंश गुस्से से भाटिया के पास गया और भाटिया का कॉलर पकड़ते हुए भाटिया से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश को रोकते हुए वंश को पकड़कर पीछे किया। तभी वंश के डैड ने वंश से कहा, रुको वंश, पार्टी में कोई तमाशा मत करो, शांत रहो थोड़ा। तभी भाटिया ने विलन हंसी के साथ कहा, वंश कूल डाउन, तुमने तो मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं, देखो मैं खुद ब खुद आ गया। आखिर तुम्हारा खास जो हूँ। जानता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, पर थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। वंश ने गुस्से से भाटिया के सामने उंगली दिखाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, पिछली वाली मार भूल गया क्या, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, तभी इसलिए यहाँ मरने के लिए आ गया। याद रख, अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश भी की ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, समझा। भाटिया ने विलन स्माइल से वंश से कहा, अरे वंश रुको तो सही, पहले मुझे सबसे मिलने तो दो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। आराम से बैठकर सारे सवालों के जवाब दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो, पहले अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से तो मिलाओ। जानवी के बारे में भाटिया के मुंह से ऐसा सुनकर और वंश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वंश जैसे ही भाटिया को मारने के लिए उसके करीब जाने लगा, दीप उसे पकड़कर उसे रोकने लगा और रोकते हुए दीप ने वंश से कहा, रुक जा वंश, ये भाटिया तो चाहता यही है कि तू उसे मारे ताकि तेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सके, प्लीज समझने की कोशिश कर। वंश ने दीप से कहा, दीप इसे कह दे ये यहाँ से दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और ना आज ये यहाँ से जिंदा वापस जाएगा, फिर इसे जो मर्जी करना है कर ले। और इसने अब जानवी के लिए कुछ भी ऐसा वैसा बोला ना, मैं कह देता हूँ इसका वो हाल करूंगा कि इसकी साथ पुश्तें पूरी जिंदगी याद रखेंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश के डैड ने कहा, वंश शांत रहो तुम, इससे मैं बात करता हूँ। वंश के डैड भाटिया के पास गए और भाटिया से बोले, बता क्यों आया यहाँ, क्या चाहता है तू। भाटिया ने जानवी की तरफ अपनी नजरें करते हुए वंश के डैड से कहा, चाहता तो वो हूँ जो वंश मुझे कभी दे नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। भाटिया की ऐसी हरकत देखकर जानवी घबराने लगी। जानवी को घबराता हुआ देख वंश जानवी के सामने आ गया ताकि भाटिया उसे देख ना सके। अब वंश ने जानवी की मां से कहा, आंटी आप जानवी को लेकर रूम में जाए। उद्धरण चिन्ह। वंश के ऐसा कहने पर जानवी की मां जानवी को लेकर रूम में चली गई। फिर भाटिया ने वंश के डैड से कहा, हाँ तो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं कुछ चाहने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम सबकी खुशियों में शामिल होने आया था, क्या पता ये खुशियों का मातम में बदल जाए। उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, क्या मतलब है तेरा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब है कि आज के समय का कुछ पता नहीं ना कब क्या हो जाए। आज ही देख लो, आज मैंने सुना है कि तुम्हारे ऑफिस में आग लग गई थी। वो तो अच्छा है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना हो सकता तो पूरा ऑफिस जल जाता, तुम सब लोग सड़क पर आ जाते। खैर वो तो होने से बच गया, अच्छा हुआ है ना। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती रहेगी। उद्धरण चिन्ह। भाटिया वंश के पास गया और वंश से बोला, चलो वंश चलता हूँ, अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वंश गुस्से से भरी निगाहों से भाटिया को घूर रहा था और भाटिया एक विलन स्माइल से वंश को देखता हुआ वहां से निकल गया। भाटिया के जाने के बाद वंश ने अपने डैड से कहा, डैड इस भाटिया की बातों से लग रहा था कि जरूर कुछ करने वाला है। वंश दीप से बोला, दीप कुछ भी हो
हमें इस भाटिया पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ धमकी देने आया था। दीप ने कहा, सही कह रहा है तू, ये जरूर कुछ करने वाला है। ये बीच में जो इतने टाइम से गया था ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहा था। पर तू चिंता मत कर, इस पर मैं पूरी नजर रखूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वंश ने कहा, ये भाटिया जानता नहीं है कि ये किससे उलझ रहा है, मैं भी देखता हूँ ये क्या कर पाता है। अब सभी लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। भाटिया की बात को लेकर अब सभी लोग कहीं ना कहीं टेंशन में थे। वहीं जानवी और अनिका अपने रूम में बैठी हुई थी। जानवी इधर उधर टेंशन में घूम रही थी। अनिका ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ जानवी, क्यों इधर घूम रही है तू, टेंशन क्यों ले रही है। जानवी ने अनिका से कहा, टेंशन कैसे ना लूं दीदी, वो भाटिया, उसको देखा था ना आपने, कैसी हरकतें कर रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अनिका ने कहा, भाटिया कुछ नहीं कर पाएगा, तू भी अच्छे से जानती है कितनी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। अब वो भाटिया चाहकर भी इधर नहीं आ सकता, तू टेंशन मत ले, अब बैठ जा, कुछ देर में तेरी मेकअप आर्टिस्ट भी आती होगी तुझे शादी के लिए तैयार करने। ऐसे टेंशन के फेस से शादी करेगी क्या, सारे फोटोज खराब हो जाएंगे तेरे। जानवी ने कहा, अभी तक सिक्योरिटी है दी, लेकिन पूरी जिंदगी हम सिक्योरिटी के साथ नहीं रह सकते ना। उसने शादी के बाद कुछ किया तो फिर हम क्या करेंगे। तुझे तेरी गंगा मैया पर विश्वास है ना, तू सब कुछ उन्हीं पर छोड़ और निश्चिंत होकर अपनी शादी पर ध्यान दे, देखना तेरी गंगा मैया कुछ भी गलत नहीं होने देगी। अनिका ने जानवी से कहा। जानवी ने कहा, मुझे गंगा मैया पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। आप सही कह रही है दी, अब मुझे सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। गुड गर्ल, चल आजा, तेरा सभी सामान एक जगह इकट्ठा करते हैं और मेकअप आर्टिस्ट आती होगी। अनिका ने जानवी से कहा। अब सभी शादी की तैयारी में लग चुके थे। होटल के चारों तरफ सिक्योरिटी रखी गई थी। दीप ने अपने कुछ बंदे भाटिया के ऊपर नजर रखने के लिए भी छोड़े हुए थे। वहीं वंश अपने रूम में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था, जो कमिश्नर का कॉल था। वंश ने कमिश्नर से कहा, आप कुछ भी करिए सर, लेकिन इस भाटिया को जेल में पहुंचाइए। ये भाटिया कुछ भी कर सकता है, इससे पहले कि ये कुछ करे मैं इसे जेल में पहुंचा देना चाहता हूँ। कमिश्नर ने वंश से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो वंश, मैं जल्द से जल्द इस भाटिया को कुछ भी करके अरेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तो डर की कोई बात नहीं है, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सुरक्षित है। तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो, और शादी के बाद फिर भाटिया का भी हम जरूर कुछ करते हैं। चलो वंश, रखता हूँ, तुम्हारी शादी में मिलता हूँ आज शाम को। उद्धरण चिन्ह। वंश स्माइल के साथ कहा, जी सर। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर दोनों ने फोन रख दिया। तभी वंश के रूम में दीप भी आ गया। दीप आकर वंश से बोला, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या तू, जल्दी तैयार हो जा, उसके बाद तेरी कुछ रस्में हैं जिन्हें पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर तेरी बारात भी तो निकालनी है। देखना तेरी बारात में ऐसा डांस करूंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। वंश ने कहा, बस अभी होता हूँ। कमिश्नर सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द भाटिया को अरेस्ट करवाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा, एक बात बोलूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑफिस में जो आग लगी थी ना वो भाटिया के द्वारा ही लगाई गई थी, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि ऑफिस में आग कहां से लगी है। और तूने उसके मुंह से सुना था ना कि वो ऑफिस के बारे में कैसे बातें कर रहा था। मुझे तो यही लगता है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने अपने हाथ बांधते हुए दीप से कहा, हम मुझे शक तो पहले से ही था, पर अब कहीं ना कहीं यकीन हो ही रहा है कि आग भाटिया के द्वारा ही लगाई गई थी। पर भाटिया तो अपना कोई बंदा भेजेगा नहीं या खुद तो आकर आग लगाएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑफिस में कोई दगाबाज है जो भाटिया के लिए काम कर रहा है, और जिससे हमें और हमारे ऑफिस को खतरा है। सही कह रहा है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू चिंता मत कर, उस दगाबाज को हम ढूंढते रहेंगे। खैर तू ये सब छोड़, अभी तू सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे और अपनी शादी को एंजॉय कर। चल अब जल्दी से रेडी हो जा, मैं अभी आता हूँ। वहीं वंश की माँ शादी की तैयारी में लगी हुई थी। वंश की माँ वंश की दादी के पास आकर बोली, माँ, रस्मों का सारा सामान तो आ चुका है, जो रस्में यहाँ होनी है उनका सामान तो मैं अपने साथ ले आई थी, और जो रस्में हम घर जाकर करेंगे वो सामान वहीं रखकर आ गई, तो उनकी तो कोई जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि डोली तो हम सीधा अपने घर ही लेकर जाएंगे। वंश की दादी ने कहा, नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है माँ, तो मैं एक काम करूंगी, जब वंश और जानवी फेरों में बैठेंगे मैं तभी घर के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि घर जाकर भी गृह प्रवेश की बहुत सी तैयारी करनी है। मेरे संग भाभी चली जाएंगी और आप सब यहाँ संभाल लेना, ठीक रहेगा ना माँ। उद्धरण चिन्ह। वंश की मॉम ने वंश की दादी से कहा। वंश की दादी ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, तू चली जाना, हम सब यहाँ संभाल लेंगे, वैसे भी दीदी है मैं हूँ, हम सब देख लेंगे। जैसे ही वंश की मॉम जाने लगी, एकदम से रुकते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए वंश की दादी से बोली, हे भगवान। उद्धरण चिन्ह। वंश की दादी ने वंश की मॉम से पूछा, क्या हुआ माँ, मैं जानवी का मंगलसूत्र लाना तो भूल ही गई, उसके बिना कैसे काम चलेगा, अब मैं क्या करूँ। वंश की मॉम ने टेंशन वाले चेहरे से कहा। तभी वंश की दादी ने कहा, हे भगवान, तू भी ना क्या करती है, सबसे जरूरी चीज तो घर ही भूल आई, अब कौन जाएगा घर। एक काम कर, तू ही किसी के साथ जा और वो मंगलसूत्र लेकर आ, तू ही जानती है वो कहाँ रखा है, और हाँ अच्छे से याद कर ले कोई और चीज तो नहीं भूल आई, मतलब फिर तुझे जाना होगा। तभी बगल में बैठी बुआ जी ने कहा, तुम लोगों से एक काम नहीं होता, कोई भी फंक्शन तुम बिना गलती के नहीं कर सकते हो, और न जाने क्यों इस शादी में कोई ना कोई रुकावटें आती ही जा रही हैं। पहले ऑफिस में आग लग गई और ये पता नहीं ना जाने कौन ये भाटिया आ गया, मंगलसूत्र भूल आई, मुझे तो इस जानवी के ही पैर शुभ नहीं लगते। दादी ने बुआ जी से कहा कि ये आप क्या कह रही है दीदी, इसमें जानवी की क्या गलती है, कुछ तो सोच समझ कर बोला करिए, अगर जानवी के किसी घर वाले ने सुन ली तो उनको कितना बुरा लगेगा। बुआ जी ने कहा, सुनते हैं तो सुन ले, मुझे जो लगता है मैं तो वही बोलूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला। दीदी आप। दादी इससे आगे कुछ बोल पाती। वंश की मॉम ने उन्हें शांत करते हुए वंश की दादी से कहा, माँ प्लीज शांत हो जाए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तू जा। दादी के ऐसा कहने के बाद वंश की मॉम वहां से चली गई।
वंश की मॉम वंश के डैड के पास गई और उनसे बोली, सुनिए, मुझे घर जाना होगा, मैं जानवी का मंगलसूत्र घर ही भूल कर आ गई, मैं किसी ड्राइवर के साथ घर जाती हूँ। ठीक है। वंश के डैड ने कहा, आप एक काम करिए, आप दीप को साथ ले जाइए क्योंकि थोड़ा टेंशन वाला माहौल है, आप समझ रही है ना। वंश की मॉम ने कहा, चलिए ठीक है, मैं दीप को साथ ले जाती हूँ। तभी वहां दीप भी आ गया। वंश के डैड ने दीप से कहा, दीप तुम दिव्या जी के साथ घर चले जाओ, इन्हें वहां कुछ काम है। दीप ने वंश के डैड से कहा, जी अंकल, मैं चला जाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए आंटी, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ऐसा कहकर दीप वहां से चला गया। वहीं जानवी का मेकअप अब स्टार्ट हो चुका था। तभी जानवी की दादी जानवी के रूम में आए। जानवी अपनी दादी को देखकर खड़ी होकर दादी के पास गई और दादी से बोली, आए दादी, बैठिए। दादी ने जानवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी लाडो रानी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही है। आज हम अपनी जानवी को एक प्यारी सी दुल्हन के रूप में देख सकेंगे। आज तू पराई हो जाएगी, तू हमेशा के लिए वंश की हो जाएगी आज। जानवी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। दादी ने कहा, देखना, दुल्हन बनके ना तू कितनी सुंदर लगेगी, काला टीका जरूर लगा लेना, नहीं तो मेरी प्यारी गुड़िया को नजर लग जाएगी, और मैं नहीं चाहती मेरी जानवी को किसी की भी बुरी नजर लगे। वैसे जानवी, तू खुश तो है ना बेटा। जानवी ने दादी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जी दादी, अगर मेरी दादी और मेरी माँ और बाबा खुश हैं तो मैं कैसे खुश नहीं होंगी, और आप भी जानती हैं मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आप सबसे जुड़ी है। दादी ने प्यार से जानवी के गालों को छूते हुए कहा, यही तो तेरी समझदारी है, यही तो तुझमें अच्छाई है कि तू हमेशा अपने परिवार को पहले समझती है। भगवान तेरी जैसी बेटी हर किसी को दे। आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था तेरे पास आकर बैठकर बातें करने का, फिर ना जाने कब टाइम मिलेगा हम दोनों को एक साथ बैठने का, और हो सकता है तेरा तो मन ही ना करे हरिद्वार आने का। जानवी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी, आप जब भी याद करेंगी ना, आपकी जानवी तुरंत आपके पास आ जाएगी, और ऐसे ही थोड़ी ना मैं आपका पीछा छोड़ूंगी, मैं यहाँ मुंबई में बैठे बैठे भी ना फोन पर आपको खूब तंग करूंगी। जानवी की बात सुनकर दादी और जानवी हंसने लगे। दादी ने कहा, चल अब तू तैयार हो ले, मैं चलती हूँ, मुझे भी कुछ रस्मों के लिए नीचे देखना है। ठीक है। ऐसा कहकर दादी वहां से चली गई। दादी के वहां से चले जाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने जानवी से कहा, आइए मैम बैठिए, आपका मेकअप करने में बहुत टाइम लगेगा। जानवी ने कहा, जी। ऐसा कहकर जानवी अपना मेकअप करवाने के लिए बैठ गई। वहीं वंश भी अब रेडी हो चुका था। वंश आज दूल्हा बनकर बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा था। वंश की शेरवानी बेहद ही सुंदर थी। एक रॉयल लुक में वंश बिल्कुल राजा लग रहा था। वंश अपने आप को शीशे में निहारता हुआ स्माइल कर रहा था। तभी वहां दीप आ गया और उसे देखते हुए बोला, भाई आज तो तू पहचान में ही नहीं आ रहा, क्या लग रहा है तू यार। शीशे में देखते हुए वंश ने कहा, थैंक यू सो मच, तेरा भाई है, इतना स्मार्ट और अच्छा कैसे नहीं लगेगा। हाँ ये बात तो है, तू स्मार्ट तो है पर जो तेरा गुस्सा है ना हमेशा तेरे फेस पर रहता है, इस वजह से ना तेरी जो स्मार्टनेस है ना वो थोड़ी दब जाती है। इसलिए कहता हूँ कम गुस्सा किया कर, हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहा कर, लाखों लड़कियों को घायल कर देगा। वंश ने दीप को देखते हुए कहा, मतलब कुछ भी कहता है ना तू, ये सब छोड़, नीचे कब जाना है, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा। दीप ने वंश को चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, बोर हो रहा है कि सब नहीं हो रहा है तुझसे। वंश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा, बोर ही हो रहा हूँ, जा माँ से पूछ कि कब आना है नीचे। सब रख, जब तेरी जरूरत होगी ना तुझे अपने आप बुला लिया जाएगा, और वैसे भी उससे पहले तुझे शूट के लिए जाना है, सिंगल में तेरे कुछ फोटो ले जाएंगे, समझा, तो उसी के लिए तेरा बुलावा आता होगा, तब तक चुपचाप बैठा रहे। दीप ने वंश से कहा। वंश बेड पर बैठ गया। दीप वंश के बगल में बैठा हुआ वंश को छेड़ता हुआ बोला, एक बात बता, अपनी फर्स्ट नाइट के लिए तू एक्साइटेड होगा ना, बोल बोल। दीप की बात सुनकर वंश शर्म से लाल हो गया और खड़ा होते हुए दीप से नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत बोल। दीप ने कहा, अब ये नखरे मत कर, मैं भी जानता हूँ तू कितना एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट नाइट के लिए, मैं भी एक वक्त था, हर कोई एक्साइटेड होता है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, तू अपनी शादी पर होगा पर मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, समझा। दीप ने कहा, अच्छा ठीक है, तूने कहा मैंने मान लिया, अब खुश। तभी वंश की मॉम वंश के रूम में आ गई और वंश से बोली, वाह बेटा, कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। वंश ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मॉम। वंश की मॉम ने कहा, चलो बेटा, नीचे कुछ रस्में करनी है। दीप तुम वंश को लेकर नीचे आओ, मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है आंटी, आप चलिए, मैं इसको लेकर आता हूँ। वंश की मॉम चली गई और दीप ने वंश से कहा, चल आ गया तेरा बुलावा, चलते हैं नीचे। दीप और वंश नीचे की तरफ निकल गए। जैसे ही वंश नीचे पहुंचा, वंश को देखकर सभी घरवाले स्माइल करने लगे और वंश की दादी वंश के पास आकर वंश की नजर उतारने हुए बोली, मेरे राजकुमार को किसी भी नजर ना लगे, देखो तो सही आज कैसा राजा लग रहा है पूरा, और वैसे भी हमारा वंश किसी राजकुमार से कम है क्या। वंश के डैड वंश के पास आए और वंश को पकड़ते हुए वंश से बोले, बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। थैंक यू डैड। ऐसा कहते हुए वंश अपने डैड के गले लग गया। तभी वंश की दादी ने कहा, आओ बेटा बैठो, रस्में स्टार्ट करते हैं, फिर तुम्हारी बारात लेकर भी जानी है। वंश रस्मों के लिए बैठ गया। जहाँ वंश की रस्में स्टार्ट हो रही थी वहीं अब जानवी भी पूरी तरीके से दुल्हन बन चुकी थी। जहाँ वंश दूल्हा बनकर राजकुमार लग रहा था, वहीं जानवी भी दुल्हन बनकर पूरी राजकुमारी लग रही थी। जानवी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। जानवी का लहंगा भी बहुत ही सुंदर था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। जानवी अपने आप को शीशे में निहारती हुई अपने आप से बोली, कभी सोचा नहीं था कि दुल्हन बनाकर इतनी सुंदर लगूंगी मैं। तभी अनिका वहां आ गई और पीछे से बोली, लेकिन हमें तो पूरा यकीन था कि दुल्हन बनके तो इतनी खूबसूरत लगेगी क्योंकि हमारी जानवी है ही इतनी खूबसूरत। जानवी ने पीछे मुड़कर अनिका को देखा। अनिका की बात सुनकर शर्मा गई। अनिका जानवी के पास गई और प्यार से उसका चेहरा चिन से पकड़ते हुए ऊपर किया और बोली, देखो तो सही, शर्माते हुए तो और भी प्यारी लग रही है तू, जी तो कर रहा कि तुझे बस ऐसे ही देखती रहूं। कुछ ही देर में वंश भी आ रहा होगा तुझे लेने अपनी पूरी बारात के साथ, और फिर हमारी जानवी वंश के साथ चली जाएगी। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू विदा होकर हमारे पास ही तो आ रही है। मैं ना सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी जानवी की दादी और जानवी की माँ और छुटकी भी रूम में आ गई। छुटकी ने जैसे ही जानवी को देखा, छुटकी बोली, वाह जानवी दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। जानवी ने छुटकी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच छुटकी, आज तू भी बहुत प्यारी लग रही है, परी लग रही है बिल्कुल। थैंक यू जानवी दीदी, छुटकी ने क्यूटनेस के साथ कहा।
जानवी की दादी जानवी के पास आई और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जानवी आज दुल्हन बनाकर मेरे सामने खड़ी है। कहाँ इतनी छोटी सी थी कि इसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी, और आज देखो आज उसे वंश के पास छोड़ने जा रही हूँ। बगल में खड़ी जानवी की माँ अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो माँ, नहीं तो मेरा आज रोना रुकने का नाम ही नहीं लेगा। जानवी ने प्यार से अपनी दादी और अपनी माँ के बीच खड़े होकर और उन दोनों को प्यार से पकड़कर बोला, अब आप दोनों ना इमोशनल मत हो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, और जो इतने घंटे की मेहनत से मेकअप किया है ना, वो धुल जाएगा। जानवी की बात सुनकर जानवी की माँ और जानवी की दादी अपने आंसू पोंछते हुए हंसने लगी और जानवी की माँ ने बोला, नहीं नहीं तू मत रोना, हम भी अब नहीं रोएंगे। जानवी ने कहा, ये हुई ना बात, चलिए अब दोनों स्माइल करिए और फिर सब मिलकर एक फोटो लेते हैं एक स्माइल के साथ। जानवी ने अपना फोन उठाया और उन तीनों के साथ एक प्यारी सी सेल्फी ली। तभी जानवी की माँ ने कहा, चल अब तू यहाँ आराम से बैठ, कुछ ही देर में बारात भी आती होगी, मैं अनिका को भेजती हूँ तब तक यहाँ पर। तभी छुटकी ने कहा, आंटी मैं भी यहाँ जानवी दीदी के साथ ही रुकूंगी। जानवी की माँ ने छुटकी से कहा, अच्छा ठीक है बाबा, तू भी यहीं रुक। ऐसा कहकर जानवी की दादी और जानवी की माँ नीचे चली गई। बेड पर बैठी जानवी के पास जाकर छुटकी ने जानवी से कहा, जानवी दीदी मैं अभी तो वापस हरिद्वार आई थी और आप हरिद्वार से जा रही है, क्या फायदा हुआ मेरा वो हरिद्वार में वापस आने का। जानवी ने छुटकी से कहा, अरे तो मैं हरिद्वार वापस भी तो आऊंगी, तू चिंता क्यों करती है, मैं हरिद्वार में आती जाती रहूंगा, फिर मैं आऊंगी ना, फिर हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। छुटकी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है। वहीं अब वंश की बारात होटल से निकल चुकी थी। वंश एक ओपन रूफ वाली महंगी गाड़ी में बैठा हुआ था जो बहुत ही सुंदर सजाई हुई थी, और वंश की बारात एक शानदार तरीके से निकल रही थी। सभी लोग खूब मस्ती से बारात में डांस कर रहे थे। वंश के सभी घर वाले बेहद खुश थे और बारात के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी भी रखी गई थी। जहां जानवी और वंश की शादी होने वाली थी वो पूरे मुंबई का सबसे बेहतरीन होटल था जो पूरा रॉयल तरीके का बना हुआ था। जानवी भी अब तैयार होकर इस होटल के रूम में पहुंच चुकी थी। वंश की बारात भी अब कुछ ही देर में होटल पर पहुंचने वाली थी। वहीं जानवी रूम में टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। अनिका ने जब जानवी को परेशान होते देखा तो जानवी से बोली, क्या हुआ, इधर उधर क्यों घूम रही है। जानवी ने अनिका से कहा, ना जाने क्यों दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अनिका ने जानवी को समझाते हुए कहा, ये सब नॉर्मल है, हर लड़की को शादी से पहले घबराहट होती है, और तुझे किस बात की टेंशन हो रही है, सब अच्छा होगा, आजा आराम से यहाँ बैठ, अब तेरी बारात भी आ चुकी है। तभी छुटकी भागते हुए रूम में आई। भाग के आने की वजह से छुटकी हाँफ रही थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जानवी ने छुटकी से कहा, अरे पहले शांत हो जा, पहले सांस ले ले, फिर बोलना, ऐसे भागते हुए क्यों आई है। छुटकी ने कहा, जानवी दीदी आपकी बारात आ गई, और पता है वंश जीजू इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि आप उन्हें देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। अनिका ने जानवी की तरफ देखते हुए और उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अब तो जानवी से सब ही नहीं होगा। छुटकी तूने ऐसा कहकर ना जानवी के मन में और हलचल कर दी है, और देखना यह इंतजार करती रहेगी कि कब वंश के पास जाए। जानवी ने चिढ़ते हुए अनिका से कहा, क्या दीदी कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख तो छुटकी, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से देख तेरी जानवी दी कैसे नाटक कर रही है, पूरी नौटंकी है तेरी जानवी दीदी। अनिका ने जानवी को चिढ़ाते हुए कहा। छुटकी अनिका की बात सुनकर हंसने लगी। जानवी ने छुटकी से कहा, अब जा जाकर खेलने, यहीं खड़ी रहना तो तुम दोनों मिलकर ना मुझे ऐसी चिढ़ाती रहोगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। छुटकी ऐसा कहते हुए वहां से भाग गई। तभी जानवी उदास होकर बेड पर बैठ गई। अनिका ने जब उसे उदास देखा तो उसके बगल में बैठते हुए उससे पूछा, क्या हो गया, अभी तो इतना हंस रही थी, अचानक से उदास क्यों हो गई। जानवी ने कहा, यही सोचकर उदास हो गई दीदी कि अब घर से दूर जाना होगा, माँ बाबा और दादी को छोड़कर कहीं और रहना होगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे उन लोगों की चिंता है, वो लोग मेरे बिना कैसे रहेंगे, और आप जानती है ना अगर मैं ना हूं ना तो ये तीनों अपनी तबीयत को लेकर हमेशा लापरवाह हो जाते हैं। मुझे तो सिर्फ यही टेंशन खाई जा रही है। इतनी दूर जाकर मुझे तो नहीं लगता कि मैं चैन से अभी पाऊंगी, क्योंकि चिंता ना मुझे खुश रहने ही नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने जानवी को समझाते हुए कहा, ऐसा क्यों कहती है, अब कभी ना कभी तुझे अपने ससुराल आना ही है ना, और तू चिंता क्यों करती है, तेरी गंगा मैया है ना, उन तीनों का ख्याल रखने के लिए तू उनकी जिम्मेदारी अपनी गंगा मैया को सौंप दे। अब देखना वो हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, और वैसे भी जब तेरा मन करे तो आती जाती रहना, इस बात की गारंटी तो मैं तुझे देती हूँ कि वंश तुझे कभी मना नहीं करेगा जाने के लिए। जानवी ने खड़े होते और अपने हाथ बांधते हुए कहा, उसकी हिम्मत है जो मुझे मेरे ही घर जाने से रोके, अच्छे से सबक सिखा दूंगी उसको, जानता नहीं है जानवी शर्मा कौन है। अनिका ने हंसते हुए कहा, अरे बस कर, तू शादी करने जा रही है, कुछ जंग लड़ने नहीं जा रही, अब वंश से लड़ना बंद कर दे और उसे अपना पतिदेव मान और उसकी पूजा किया कर। अनिका ने मजाक करते हुए कहा। जानवी ने कहा, उसकी पूजा कभी नहीं, वह पूजा के लायक है, जब देखो तभी गुस्से वाला मुंह बना रहता है, सड़ू कहेगा। अनिका ने जानवी से कहा, ओ मुझे तो इस बात की टेंशन है, शादी के बाद में तुम दिन रात लड़ते ना रहो, देख अगर वंश तुझसे लड़े ना तो तू चुपचाप बैठी रहना समझी, अगर तू उससे बहस करी ना तो तुम दोनों की लड़ाई बढ़ेगी। अच्छा तो क्या मैं उसकी चुपचाप सुनती रहूंगी, आप भी जानती हैं मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। जानवी ने कहा, अरे बाबा अब तुझे कैसे समझाऊं, ये सब कुछ छोड़ दे, जब पति पत्नी में कोई गुस्से में होना तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए ताकि लड़ाई वहीं बंद हो जाए, अगर दोनों ही बराबर ही टक्कर देने लगे तो लड़ाइयां बढ़ती है और कुछ नहीं होता समझी। अनिका ने जानवी से कहा। जानवी ने समझते हुए कहा, हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, जब बाबा गुस्से में होते थे ना तो माँ शांत हो जाती थी, और जब माँ गुस्से में होती थी ना तो बाबा शांत हो जाते थे, ये पार्टनर मैंने उनसे सीखी है, यही बात मुझे सिखा रही है। अनिका ने कहा, चलो बाबा अच्छा है, कुछ तो समझी, तो चल तू यहाँ बैठ, मैं नीचे ना तेरी बारात देखकर आती हूँ और थोड़ा सा डांस भी करके आती हूँ, आखिर मैं लड़के वालों की साइड से भी हूँ। जानवी ने कहा, नहीं नहीं, आप लड़के वालों से नहीं, आप सिर्फ लड़की वालों की तरफ से हो, आप मेरी दीदी हो और आप हमारी तरफ ही रहोगी समझी। अनिका ने कहा, अरे बाबा थोड़ा डांस करने के बहाने ही जाती हूँ ना लड़के वालों की तरफ से, उसके बाद तो मैं तेरी तरफ हूँ, मुझे जाने दे, मैं यूं गई और यूं आई, तब तक तू यहाँ आराम से बैठ, मैं किसी को तेरे पास भेजती हूँ। ऐसा कहकर अनिका नीचे की तरफ चली गई और नीचे जाकर होटल के मेन एंट्रेंस पर खड़ी हो गई जहाँ बारात खड़ी थी। दीप ने जब अनिका को देखा तो उसे डांस के लिए खींच लिया और दोनों ने ही खूब एंजॉयमेंट के साथ डांस किया।
वंश अब मेन एंट्रेंस पर खड़ा हो चुका था और जानवी की मां वंश की आरती उतार रही थी, उसे टीका लगाकर उसकी आरती कर रही थी। तभी वंश की बुआ ने कहा, अरे लड़के की नाक खींचने की रस्म तो करो। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और अनिका ने कहा, अरे हाँ, ये रस्म तो जरूर होनी चाहिए, चलिए आंटी खींचिए वंश की नाक। तभी दीप ने भी कहा, हाँ जरूर कीजिए, बड़ा मजा आएगा। वंश ने धीरे से दीप से कहा, तुझे बड़ा मजा आ रहा है, तेरी भी खिंचाऊंगा ना कभी। जानवी की मां ने वंश की नाक खींची और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जानवी की मां ने कहा, आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वंश और पूरी वंश की फैमिली अब होटल के अंदर आ चुके थे। होटल के अंदर पहुंचने के बाद वंश का एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ स्वागत हुआ। एक बहुत ही शानदार सॉन्ग के साथ वंश स्टेज तक पहुंचा। जब वंश स्टेज पर बैठा तो सभी लोगों ने जानवी को बुलाने के लिए कहा, तभी अनिका ने कहा, मैं जानवी को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अनिका जानवी के रूम की ओर चली गई और रूम में जाते ही बोली, चलिए जानवी मैडम, आपका बुलावा आ गया, आपको नीचे बुलाया गया है, आपका इंतजार खत्म हुआ, चलें। जानवी ने अनिका से कहा, क्या इंतजार दीदी, मेरी तो यहाँ घबराहट के मारे जान निकली जा रही है, खैर चलिए, जाना तो पड़ेगा ही। अब ये टेंशन छोड़ और घबराहट को दूर कर और एक प्यारी सी स्माइल के साथ नीचे एंट्री करना, समझी। अनिका ने जानवी से कहा। अनिका के साथ और भी लड़कियां आई थी जो सभी मिलकर जानवी को नीचे ले जाने वाली थी। जैसे ही अनिका ने जानवी को नीचे ले जाने के लिए पकड़ा, जानवी को चक्कर आ गए और जानवी ने एकदम से अनिका ही कंधे पर सिर रखा। जानवी को बेहोश होते हुए देखा तो अनिका और बाकी सब डर गए। अनिका ने जानवी को तुरंत बेड पर लेटाया और दूसरी लड़की से कहा, जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। अनिका भी घबरा गई थी। वहां खड़ी लड़की जाकर पानी लेकर आई और अनिका को दिया। अनिका ने जानवी के ऊपर छिंटे मारते हुए जानवी को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, जानवी उठ, तू ठीक तो है ना। कुछ देर बाद जानवी होश में आई। अनिका ने उसे बिठाया और पीने के लिए पानी दिया और जानवी से पूछा, तू ठीक तो है ना, तू बेहोश कैसे हो गई। जानवी ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, न जाने दी, पता नहीं क्यों काफी लो फील हो रहा है। अनिका ने जानवी से कहा, तू एक काम कर, नीचे जाने से पहले कुछ खा ले, वरना तो नीचे फिर बेहोश होती रहेगी और तू घबराहट की वजह से टेंशन ले रही है, इस वजह से ही तो तू बेहोश हुई। अनिका ने बगल में खड़ी लड़की से खाने के लिए कुछ मंगवाया और जानवी को खिलाया। जानवी को कुछ खिलाने के बाद अनिका ने जानवी से पूछा, अब तू ठीक तो है ना, तू नीचे जाने के लिए रेडी है। जानवी ने कहा, हाँ दी, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, चलिए चलते हैं नीचे। ऐसा कहकर जानवी उठकर नीचे की तरफ जाने लगी। तभी जानवी ने अनिका को रोकते हुए कहा, एक मिनट दी, आप नीचे माँ को मत बताइएगा कि मैं बेहोश हो गई थी, माँ खामखा में टेंशन ले लेंगी। अनिका ने जानवी से कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, अब चल, सब इंतजार कर रहे होंगे। काफी देर जब जानवी नीचे नहीं आई तो सभी लोग जानवी का इंतजार करने लगे और वंश की माँ ने जानवी की माँ के पास आकर कहा, क्या हुआ भाभी जी, इतनी देर क्यों हो रही है, जानवी तैयार तो है ना। हाँ हाँ, जानवी रेडी हो चुकी है, बस कुछ ही देर में आती होगी, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर जानवी की माँ जानवी के रूम में जाने ही वाली थी, तभी छुटकी भागते हुए आई और सभी से बोली, जानवी दीदी आ गई। छुटकी की बात सुनकर सभी लोग मेन एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। तभी एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग प्ले किया गया। फूलों की सुंदर सी चादर के नीचे जानवी स्टेज की तरफ आ रही थी। वंश ने जब जानवी को देखा तो वंश एकदम से खड़ा हो गया। अपनी नजरों से जानवी को देखकर उसकी सुंदरता में खो गया। वंश चाहकर भी अपनी नजर जानवी से हटा ही नहीं पा रहा था। वंश को सिर्फ जानवी ही नजर आ रही थी, बाकी लोग तो वंश को दिखना बंद ही हो गए थे। वंश की नजरें सिर्फ जानवी पर टिकी हुई थी। अपनी पलकें झुकाए जानवी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही थी। स्टेज के पास आने के बाद वंश जानवी के पास आया और उसे अपना हाथ देते हुए जानवी से बोला, आओ। जानवी ने थोड़ा घबराते हुए वंश के हाथों में अपना हाथ दिया और स्टेज के ऊपर आ गई। फिर वरमाला के लिए वरमाला मंगाई गई। वंश और जानवी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए वंश जानवी को देख रहा था और जानवी अपनी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। तभी दीप ने मजाक करते हुए कहा, अब दोनों ऐसे वरमाला लेकर खड़े रहोगे कि एक दूसरे को पहनाओगे भी। चल वंश, झुक जा और जानवी को माला पहनाने दे, वैसे भी अब तुझे हमेशा जानवी के सामने झुक कर ही रहना है। दीप की बात पर सभी लोग हंसने लगे। जानवी ने वंश के गले में माला डाली, वंश ने भी जानवी के गले में माला डाली। वरमाला खत्म होने पर दोनों को स्टेज पर बिठा दिया था। सभी लोगों ने जानवी और वंश के साथ फोटोज खिंचवा ली। कुछ लोग स्टेज के सामने बैठे हुए थे, कुछ खाने के काउंटर पर खाना खा रहे थे। इतनी शानदार शादी देखकर जानवी के साइड के सभी मेहमान खूब तारीफ कर रहे थे। जानवी के ताऊजी जो जानवी की शादी में शामिल थे, उन्होंने जानवी के बाबा से कहा, सुरेश, वाकई में हमारी जानवी किस्मत वाली है जो इतने बड़े घर में जा रही है, देखो सही कितनी शानदार शादी कर रहे हैं। जानवी के बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई साहब, एक लड़की के बाप के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे घर में जाए। अब जानवी और वंश के फोटोग्राफ्स लिए गए। सभी लोगों ने जानवी और वंश के संग फोटो भी खींचवा ली थी और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था। अब सारे लोग फेरों के लिए मंडप की तरफ जाने लगे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। वहीं अनिका वंश के जूते चुराते हुए रूम की तरफ जाने लगी। दीप ने पीछे से अनिका का हाथ पकड़ते हुए अपने पास खींचा और उससे बोला, किधर चली आप, वंश के जूते चुराकर। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, जूते छुपाने। दीप ने अनिका अपने और करीब करते हुए और उसको कमर से पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे हम आपको जूते ले जाने देंगे, इतना आसान नहीं है यहाँ से जूते लेकर जाना। अच्छा जी, मैं भी देखूं कि आप मुझे कैसे रोकते हैं। भूलिए मत कि मैं आपकी बीवी हूँ और हम बीवियां ना हमेशा अपने पतियों से 4 कदम आगे ही रहती है। अनिका ने कहा। दीप ने कहा, अच्छा तो छूट के बताइए मेरी बाहों के जाल से। अनिका ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की पर वो छूट ही नहीं पा रही थी। तभी अनिका के दिमाग में एक आइडिया आया। दीप के पीछे देखकर अनिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए दीप से कहा, पापा जी छोड़ो, पापा जी आ गए। पापा जी के आने की बात सुन दीप ने अनिका को डर के मारे छोड़ दिया। अनिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखा हम बीवियों का कमाल, और हंसते हुए वहां से भाग गई। अनिका की ऐसी शरारत देखकर दीप भी मुस्कुराने लगा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये लड़की भी न कमाल है। वहीं पंडित जी ने जानवी और वंश को फेरों के लिए खड़ा करवाया। वंश और जानवी फेरे के लिए आगे बढ़े। 7 वचनों के साथ वंश और जानवी ने 7 फेरों को पूरा किया। फेरे लेने के बाद वंश और जानवी बैठ गए। पंडित जी ने वंश से कहा, बेटा अब तुम कन्या की मांग में सिंदूर भरो। वहीं वंश और जानवी के मन में अलग ही एक हलचल हो रही थी। जैसे ही वंश ने जानवी की मांग में सिंदूर भरने के लिए सिंदूर लिया और उसे जानवी की मांग में भरा, जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वही सिंदूर जानवी के नाक पर भी गिर गया।
तभी अनिका ने कहा, जानवी के नाक पर सिंदूर तो गिर गया है, इससे ये तो साबित हो गया कि वंश जानवी से बहुत प्यार करेगा। इस बात पर सभी लोग मुस्कुराने लगे। अनिका की बात सुनकर जानवी ने अपने मन में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस नाम की शादी में कभी भी प्यार हो ही नहीं सकता। वहीं वंश भी अपने मन में कहने लगा, चाहे ये शादी सिर्फ नाम की हो, लेकिन मैं जानवी से वादा करता हूँ कि मैं जानवी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस शादी के बाद जानवी के जो भी फैसले होंगे, मैं हमेशा उसमें उसके साथ खड़ा रहूंगा। पंडित जी ने वंश को जानवी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। वंश ने जानवी को मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र पहनने के बाद पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप खड़े होकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लें। तभी अनिका जूते लेकर वहां आ गई और वंश से बोली, इससे पहले वंश अपने जूते का नेक तो दे दो। तभी दीप ने मजाक करते हुए कहा, हाँ वंश, दे दे पूरे 101 रुपए, इससे कम नहीं चलेंगे। अनिका ने कहा, अच्छा अगर इतना ही देना है ना तो बिना जूते के जाओ, मुझे पूरे 51,000 चाहिए, तब ये जूते वंश के होंगे। वंश ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 51,000 का लिफाफा निकाला और अनिका के हाथ में रखते हुए कहा, लीजिए भाभी जी, पूरे 51,000। अब भाभी कुछ कहे और देवर न माने, ऐसा हो सकता है क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर, अब जूते तो दीजिए मेरे। अनिका ने खुश होते कहा, अरे जरूर जरूर, लीजिए। वहीं जानवी की मां ने वंश की मां के पास आकर कहा, बधाई हो भाभी जी, आज से आपका और हमारा एक नया रिश्ता जुड़ ही गया। वंश की मां ने कहा, आपको भी बधाई हो भाभी जी, काफी इंतजार के बाद आखिरकार जानवी हमारे घर की बहू बन ही गई। वहीं जानवी की दादी और वंश की दादी आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगी। वंश की दादी ने जानवी की दादी से कहा, इमली, आखिर हम दोनों की मेहनत सफल हुई, जानवी और वंश की शादी हो ही गई। जानवी की दादी ने कहा, सही कह रही है तू, बस मेरी जानवी का हमेशा ख्याल रखना, उससे जो भी गलती हो जाए उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। वंश की दादी ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब जानवी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी है, हम उसे कभी भी कोई भी दुख होने नहीं देंगे, तू बिल्कुल निश्चिंत रह। जानवी और वंश ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। अब वक्त था विदाई का। सभी लोग बहुत इमोशनल थे। जानवी की मां और जानवी के बाबा बहुत रो भी रहे थे। वहीं जानवी के भी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानवी अपनी मां के गले लगते हुए रोते हुए अपनी मां से बोली, आप सब अपना ख्याल रखना, ये मत सोचना कि मैं वहां बैठी हूं तो आप जो मर्जी अपनी तबीयत के साथ लापरवाही कर सकते हैं, मैं वहां आती रहूंगी। जानवी की मां ने कहा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब अपना ख्याल रखेंगे, बस तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना। जानवी ने अपने बाबा के पास जाकर उनसे गले लगकर कहा, बाबा, माँ और दादी का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, और अब टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, आप जब भी टेंशन लेते हैं ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है, प्लीज अपना ख्याल रखना। जानवी के बाबा ने रोते हुए कहा, मेरा ख्याल रखने वाली तो अब जा रही हूँ, लेकिन फोन पर आप सबकी खबर लेती रहूंगी, ये मत सोचना जानवी दूर बैठी है तो आप अपनी तबीयत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जानवी ने रोते हुए कहा। फिर जानवी अपनी दादी के पास गई और रोते हुए अपनी दादी से बोली, चलिए दादी, अब आपको परेशान करने वाली जा रही है, अब तो आप खुश रहेंगी ना। जानवी की दादी ने रोते हुए कहा, तेरी शैतानियों की आदत हो गई है मुझे, अब जब तक तू परेशान नहीं करेगी ना तब तक तो मेरा मन ही नहीं लगता, तेरी शैतानियों के बिना कैसे रहूंगी मैं। जानवी रोते हुए अपनी दादी के गले लग गई। वंश की मां जानवी के पास आई और जानवी से बोली, बेटा संभालो अपने आप को, अब चलें। अब सभी लोग मेन एंट्रेंस की तरफ जाने लगे और जानवी की विदाई होने लगी। जानवी के घर वालों ने रोते हुए जानवी को विदा किया। गाड़ी में बैठकर जानवी और वंश के घर वाले अब अपने घर की ओर निकल गए। अपनी बेटी को विदा करके जानवी की मां रो रही थी। जानवी के बाबा ने उन्हें संभालते हुए जानवी की मां से कहा, संभालिए अपने आप को, आपकी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है, वो हमेशा खुश रहेगी, प्लीज रोइए मत। वहीं जानवी गाड़ी में रो रही थी तो वंश ने जब जानवी को रोते हुए देखा तो थोड़ी हिम्मत करते हुए जानवी से बोला, प्लीज शांत हो जाओ, ज्यादा रोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वंश ने जानवी को आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। जानवी ने वंश का रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछे और अब कुछ ही देर में जानवी और वंश और उनकी फैमिली वाले अब घर पहुंच चुके थे। जानवी और वंश घर के मेन एंट्रेंस पर खड़े हुए थे। जानवी की मां आरती की थाली लेकर सामने से आई और इन दोनों की आरती करने लगी। आरती करके जानवी और वंश को वंश की मां ने टीका लगाया और जानवी से कहा, बेटा अब इस गेरू के थाल में अपने पैर रखकर अपने घर में प्रवेश करो, इससे पहले इस लोटे को अपने पैर से गिराओ। चावल से भरे लोटे को अपने पैर से गिराकर और गेरू के थाल में पैर रखकर जानवी ने घर में प्रवेश किया। सबसे पहले जानवी और वंश को घर के मंदिर में ले जाया गया। वंश की मां ने जानवी और वंश से कहा, बेटा तुम दोनों भगवान के आगे अपने माथा टेककर अपने जीवन की नई शुरुआत करो। जानवी और वंश ने भगवान के आगे अपना सर झुकाया और फिर जानवी और वंश मंदिर से बाहर आए। वंश और जानवी को सोफे पर बैठा दिया गया। तभी सिम्मी जानवी के पास बैठते हुए बोली, भाभी फाइनली आप मेरी भाभी बन गई। आपको पता है मैं इस दिन के लिए कब से एक्साइटेड थी। अब ना हम दोनों मिलकर ना खूब मस्ती करेंगे, खूब शॉपिंग भी करेंगे। अब मुझे भाई के आगे मिन्नतें नहीं करनी होंगी। तभी वंश की दादी ने कहा, अरे चली जाना शॉपिंग पर, कर लेना मस्ती, पहले अपनी भाभी को थोड़ा आराम तो करने दो, जाओ अपनी भाभी को उनके रूम में लेकर जाओ। वंश की दादी ने जानवी से कहा, बेटा जाकर कपड़े चेंज करना और थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद तुम्हारी बाकी की रस्में भी होंगी। दादी ने फिर वंश से कहा, वंश तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। वंश और जानवी अपने रूम की तरफ जाने लगे। जानवी रूम की तरफ जाते हुए घबरा रही थी क्योंकि अब वंश और जानवी को एक साथ एक ही रूम में रहना था। यही सोच सोच के जानवी को डर लगे जा रहा था। जैसे ही जानवी और वंश अपने रूम के पास पहुंचे, सिमी ने उनसे कहा, जय भाभी अपने रूम में आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सिम्मी वहां से चली गई। जानवी और वंश रूम के बाहर खड़े होकर नर्वस होते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वंश ने जानवी से कहा, चलो। वंश के ऐसा कहने पर जानवी ने बड़ी आंखें करते हुए वंश को देखा। वंश ने चिढ़ा हुआ फेस बनाते हुए बोला, क्या रूम में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर वालों को क्या जवाब दोगी। डोंट वरी, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम सो जाना बेड पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वंश रूम के अंदर चला गया और जानवी भी वंश के पीछे चली गई। जैसे ही वंश और चांदनी रूम के अंदर गए, पूरा रूम फूलों से सजाया हुआ था, जिसे देखकर दोनों शर्म से लाल हो गए। जानवी ने एकदम से वंश को देखते हुए कहा, ये सब क्या है। वंश ने घबराते हुए कहा, मुझे क्या पता, ये सब जो भी किया है ना घर वालों ने किया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता समझी। खैर तुम ये सब छोड़ो और जाकर कपड़े चेंज करो और सो जाओ। ऐसा कहकर वंश दरवाजे को लॉक करने लगा। जानवी ने घबराते हुए कहा, ये तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो।
क्या पागल हो क्या तुम? दरवाजे तो लगाना पड़ेगा ना, घर वालों को दिखाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, समझी? अब तुम जाओ, चेंज करके जाकर सो जाओ, वंश ने इरिटेट होते हुए कहा। ऐसा कहकर वंश बेड के पास गया और वहां से अपना पिलो और ब्लैंकेट लेते हुए सोफे पर रख दिया। ये सब देखकर जानवी ने वंश से कहा, सुनो, अगर तुम सोफे पर कंफर्टेबल नहीं सो पाओगे तो तुम बेड पर सो सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वंश ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगा। अब तुम कपड़े चेंज करने जा रही हो कि मैं चला जाऊं? जानवी ने कहा, अभी मुझे अपने बैग से कपड़े निकालने हैं, जब तक तुम चेंज कराओ। ओके, ऐसा कहते हुए वंश ने अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। जानवी अपनी बैग में से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी अचानक से जानवी को अपनी फैमिली की याद आ गई और वो उदास होते हुए बेड पर बैठ गई और अपने आप से बोली, पता नहीं वहां सब क्या कर रहे होंगे। तभी वंश बाथरूम से बाहर आ गया और उसे ऐसे बैठा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसी बैठी क्यों हुई हो? कुछ नहीं, ऐसी घरवालों की याद आ गई थी। उदास चेहरे से ऐसे कहते हुए जानवी ने अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब तक जानवी चेंज करके बाहर आई तब तक वंश सो चुका था। सोते हुए वंश पर जानवी की नजर गई तो उसे देखकर जानवी ना हल्की सी स्माइल करते हुए अपने आप से कहा, सोते हुए कितना शांत दिखाई देता है, जब उठा हुआ होता है तो सिर्फ गुस्सा ही करता रहता है। तभी जानवी उबासी लेते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब मैं सोती हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए जानवी बेड पर जाकर सो गई। अल्पविराम डॉट। अगली सुबह जानवी की जब आंख खुली तो रूम में वंश नहीं था। जानवी ने जब बगल में पड़ी घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8 बजे बज चुके थे। टाइम देखते ही जानवी घबरा गई और अपने आप से बोली, हे भगवान, 8 बजे बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जानवी तुरंत खड़े होकर बाथरूम में चली गई। वहीं नीचे सभी लोग हाल में बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी बुआ जी ने वंश की माँ से कहा, क्यों बहू, अभी तक तेरी बहू रानी नहीं जागी? ससुराल में इतनी देर तक कोई सोता है क्या? उसकी माँ ने यही सिखाया है क्या, उसे जाकर जगा रस्में भी तो करनी है। तभी वंश की दादी ने कहा, दीदी रात को बहुत थक गई होगी, अभी जाकर आ जाएगी। थोड़ा गुस्सा करते हुए बुआ जी ने कहा, तो शादी सिर्फ उसी की थी, वंश की भी थी न, वह तो जाकर आ गया है, और हम सब भी तो पूरी रात जागे हैं, तो क्या हम सब नहीं जागे? एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, ये बहू को ना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, समझी? तभी वंश ने बुआ जी से कहा, बुआ जी उसके लिए नहीं जगह है, हो सकता है उसे रात भर नींद ना आए हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में वो अपने आप आ जाए, आप चिंता मत कीजिए। बुआ जी ने वंश की माँ से कहा, देख रही है बहू, अभी से तेरा लड़का अपनी बीवी का हो गया है, देख तो सही कैसे साइड ले रहा है उसकी। वंश इससे पहले कि कुछ बोल पाता वंश की माँ ने उसे इशारे में चुप रहने के लिए कहा। तभी जानवी वहां आ गई। जानवी को देख सिमी बोली, ये लो भाभी आ गई। जानवी पूरी तरीके से तैयार होकर बहुत ही सुंदर सा सूट पहनकर और अपनी मांग में सिंदूर भरकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। नीचे आकर जानवी ने सभी के पैर छुए और शर्मिंदगी वाली आवाज से बोला, सॉरी, मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई। वंश की दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझ सकते हैं, आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। वंश की माँ ने जानवी के हाथ में चाय का कप दिया। जानवी से बोली, बेटा सबसे पहले वंश और तुम जाकर मंदिर हो आओ, उसके बाद तुम्हारी जो रस्में बची है उन्हें पूरा करेंगे। जानवी ने नजर झुकते हुए कहा, जी। जानवी ने चाय पीकर चाय का कप नीचे रखा तो वंश ने खड़े होते हुए जानवी से कहा, चलो। जानवी खड़ी होकर वंश के साथ मंदिर के लिए निकल गई। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उनको कुछ देर वहीं खड़ा होना पड़ा। तभी एक बहुत बुरी औरत आई और जानवी से बोली, बेटा कुछ खाने के लिए तो दे दे, बहुत भूखी हूँ। जानवी ने उस बुरी औरत से कहा, मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए, आप इससे कुछ खाने के लिए खरीद लीजिएगा। उस बुरी औरत ने जानवी वंश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों के बीच बहुत प्यार बढ़े, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करो और हमेशा खुश रहो। बुरी औरत की बात सुनकर वंश और जानवी एक दूसरे को देखने लगे और ऐसा कहकर बुरी औरत वहां से चली गई। कुछ ही देर में ट्रैफिक हट गया। जानवी और वंश मंदिर के लिए आगे बढ़े। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर अब वो लोग घर वापस आ गए, जहां पर अब जानवी और वंश की रस्में हो रही थी। खूब हंसी मजाक के साथ और मस्ती के साथ रस्में पूरी हुई। दीप और आने का भी वहां मौजूद थे। तभी वंश की मां ने वंश और जानवी से कहा, तुम दोनों की अब सभी रस्में पूरी हो चुकी है। वंश, तुम जानवी को लेकर कल हरिद्वार चले जाना, वक्त फेरे की रस्म के लिए। वैसे तो वो लोग अब तक पहुंच ही गए होंगे ना हरिद्वार। जानवी, तुमने कॉल किया? जी, मैंने कॉल किया था, तब वो लोग पहुंचने वाले थे, अब तक तो वो पहुंच भी गए होंगे, जानवी ने कहा। फिर वंश की मॉम ने दीप से कहा, दीप तुम और अनिका भी दीप और जानवी के साथ चले जाओ, तुम भी हरिद्वार घुमाना। दीप ने कहा, हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे, है ना अनिका? बिल्कुल, अनिका ने कहा। पग फेरे की रस्म के लिए जाने की बात सुनकर जानवी खुश हो गई थी और अपने मन ही मन में अपने आप से बोली, कल मैं हरिद्वार जाऊंगी, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तभी वंश ने खड़े होते हुए दीप से कहा, दीप मुझे तुमसे ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी है, मेरे रूम में चलकर करते हैं। दीप ने खड़े होते हुए कहा, चल। ऐसा कहकर वंश अपने रूम की तरफ चला गया और वही दीप भी उसके पीछे पीछे चला गया। वंश ने दीप को सोफे पर बैठने के लिए कहा। वंश दीप से बोला, दीप उस दगाबाज के बारे में कुछ पता चला जो भाटिया के साथ मिला हुआ है। दीप ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी नहीं, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा और मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश ने एक डर और एक टेंशन के साथ दीप से कहा, क्या सब ठीक तो है ना? दीप थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक रहेगा। दीप, सही सही बताना, क्या हुआ है, बातें घुमा क्यों रहा है? थोड़ी उत्सुकता से वंश ने कहा। दीप ने कहा, हमारे ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल जिसमें हमारे ऑफिस के सारे पेपर्स है, वो फाइल ऑफिस में नहीं है। एकदम से खड़े होकर और टेंशन के साथ चिल्लाते हुए वंश ने कहा, क्या नहीं है, मतलब वो फाइल वहां से कहां जा सकती है? वैसे भी उस लॉकर का पासवर्ड तो तुझे, मुझे और डैड को ही पता है ना सिर्फ, तो फाइल वहां से कहां गायब हो सकती है? दीप ने खड़े होते हुए कहा, जानता हूं उसका पासवर्ड हम तीनों के पास ही है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फाइल वहां से गई कहां, और ऐसे कैसे कोई उस लॉकर में से फाइल लेकर जा सकता है? मैं कुछ नहीं जानता सच में। ये बात मुझे तेरी शादी से पहले ही पता चल गई थी, पर तू अपनी शादी पर ध्यान दे सके इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वंश ने अपने माथे पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए और टेंशन से बैठते हुए बोला, ओ गॉड, तू जानता भी है दीप, ये कितनी बड़ी बात है, और तू मुझे अब बता रहा है। अगर वो पेपर किसी गलत हाथ में लग गए ना, हमारा ऑफिस हमारे हाथों से जा सकता है, तो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकता है? थी मुझे भी यह पता लगे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तेरी शादी वाले दिन ही मुझे इस बात का पता लगा था, दीप ने वंश से कहा।
अपना सर झुकाकर टेंशन में बैठा हुआ वंश एकदम से खड़ा हुआ और शॉक्ड होते हुए बोला, एक सेकंड, तुझे याद है भाटिया ने हमसे क्या कहा था? उसने बोला था कि हो सकता है कि तुम सड़क पर आ जाओ, ऐसा ही सब कुछ कहा था ना उसने? इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी फाइल भाटिया हाथ लग गई हो। जो हमारे ऑफिस में दगाबाज है उसी ने ये फाइल चोरी करके भाटिया को दे दी हो। अगर ऐसा हुआ ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तूने कैमरे चेक करे, उसमें कुछ पता लगा? उसमें तो वो इंसान आया ही होगा ना जिसने फाइल चुराई है। दीप ने वंश से कहा, नहीं, जिस दिन हमारे ऑफिस में आग लगी थी ये काम उसी वक्त किया गया है। तब सभी कैमरास बंद थे। मुझे तो ऐसा लगता है यह आग भी उस फाइल को चुराने के लिए ही लगाई गई थी, ताकि सभी ऑफिस से बाहर चले जाए, कैमरा भी उस वक्त बंद हो और वो अपना काम कर सके। वंश खड़े होते हुए इधर उधर अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढकर दीप से बोला, चल हम अभी ऑफिस चलते हैं, उस फाइल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अभी तू डैड को कुछ मत बोलना, जब तक हमें सब पता नहीं लग जाता। मैं उसके बाद ही डैड को सब बता दूंगा। ऐसा कहकर वंश और दीप मेन एंट्रेंस की तरफ जल्दबाजी में जाने लगे। तभी जब नीचे सभी लोगों ने वंश और दीप को जल्दबाजी में जाते देखा तो उन्हें रोकते हुए वंश की मां ने वंश से पूछा, वंश जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वंश और दीप ने एक दूसरे को देखा और वंश ने बात टालते हुए अपनी मां से कहा, मां वो ऑफिस में कुछ काम आ गया है, मैं बस वही करके आता हूँ, चलो दीप। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। जानवी को शक हुआ और जानवी अपने मन में बोला, वंश टेंशन में क्यों लग रहा था और ऐसे जल्दबाजी में ऑफिस क्यों गया है? वंश के डैड जो किसी काम से धौलपुर गए हुए थे, इसलिए उनको इस सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। शादी होते ही अगले दिन सुबह सुबह वंश के डैड धौलपुर के निकल गए थे। वही ऑफिस पहुंचकर वंश सीधा अपने केबिन में गया। सभी लोग खड़े होते हुए वंश को गुड मॉर्निंग बोलने लगे, पर वंश किसी से भी बिना कुछ कहे सीधा अपने ऑफिस में चला गया। उसी के साथ दीप भी उसके ऑफिस में चला गया। वंश अपनी चेयर पर बैठता हुआ अपने लैपटॉप में कैमरे की फुटेज चालू करके देखने लगा, उस दिन की जिस दिन ऑफिस में आग लगी थी। थोड़ी देर फोटोज देखने के बाद जब वंश और दीप को कुछ नहीं मिला तो वंश ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, शिट यार, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। दीप अब क्या करेंगे? अब उस फाइल को कहाँ ढूंढे? डैड को पता लगा तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे।